जैसे ही उसने वह आवाज सुनी, राघव ने पहचान लिया कि यह आरवी की थी। जब वह गोली की लड़ाई में उससे हार गई और गुस्से में उसने अपने और दीपेश के बीच कांड उजागर कर दिया, तो ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से गायब हो गई थी। अब ऐसा लग रहा था कि यह मूर्ख महिला उसे शिशु स्वर्ण धारीदार बाघ को इतनी आसानी से प्राप्त नहीं करने देगी। 35 लाख, 35 लाख 10,000। जैसे ही राघव ने जवाब दिया, आरवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत उसका अनुसरण किया। बाकी भीड़ पूरी तरह से चुप थी। हकीकत में एक औसत गोल्डन धारीदार बाघ की कीमत 2 मिलियन से 2,500,000 के बीच थी, लेकिन आपूर्ति की कमी के कारण यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे इतनी आसानी से खरीदा जा सके। जैसे ही शिशु को उसकी मां से अलग किया गया, उसे तुरंत बेचना पड़ा। अन्यथा अगर सिर्फ 2 हफ्ते भी बीत गए तो शिशु बहुत बड़ा हो जाएगा और उसे पालना मुश्किल हो जाएगा, जिससे वह अपनी कीमत के लायक नहीं रह जाएगा। यही कारण था कि राघव की 3 मिलियन की बोली वास्तव में काफी उचित थी। चूंकि ऐसा अवसर काफी दुर्लभ था, इसलिए थोड़ा अतिरिक्त पैसा खर्च करना उचित था। अब जबकि कीमत 3,05,100 से ज्यादा हो गई थी, राघव ने पहले ही इसे छोड़ दिया था। हालांकि चूंकि यह आरवी थी, इसलिए वह इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता था। उसे स्टार फ्यूजिंग ग्रास की जरूरत थी। यह बहुत जल्दी आ जाना चाहिए, और अगर उस बेवकूफ महिला ने जानबूझकर उसके साथ गड़बड़ की तो स्टार फ्यूजिंग ग्रास की कीमत उसकी पहुंच से बाहर हो सकती है। 40 लाख। राघव ने अपने दांत पीस लिए और उसकी आवाज में गुस्सा झलक रहा था। 40 लाख 10,000 आदि। आरवी ने राघव का गुस्सा सुन लिया था। उसका मूड काफी बेहतर हो गया और उसकी आवाज में भी थोड़ी खुशी थी। राघव को और भी यकीन हो गया कि यह बेवकूफ औरत उससे पंगा लेने की कोशिश कर रही थी। उसे शायद इस गोल्डन स्पॉटेड टाइगर में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी। उसका लक्ष्य वह था। 50 लाख। राघव ने गुस्से से जवाब दिया। 50 लाख 10,000। जैसा कि अपेक्षित था, जैसे ही राघव ने अपनी बोली लगाई, आरवी की आवाज तुरंत सुनाई दी। भीड़ दोनों निजी कमरों को देख रही थी। हर कोई समझ गया कि उन दोनों में एक दूसरे के प्रति मतभेद था। वह महिला आर्यद्वीप राजकुमारी है, लेकिन दूसरे निजी कमरे के बारे में ऐसा लगता है कि वह बहुत छोटी है। मुझे नहीं लगता कि मैं आवाज पहचान पाऊंगी। वाह, तुम्हें कुछ खबर भी मिलती है। तुम फीनिक्स क्राई के जूनियर पीढ़ी के नंबर 1 योद्धा की आवाज नहीं पहचानते? इस अनुस्मारक से उस व्यक्ति को तुरंत समझ आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि आर्यद्वीप की राजकुमारी उसके खिलाफ जाएगी। तो वह राघव थी। फीनिक्स क्राई लैंटर्न फेस्टिवल के दिन सभी ने आरवी को राघव से हारते हुए देखा था और वह बदनाम हो गई थी। अब हर कोई उससे घृणा करता था। इसका कारण राघव था, इसलिए यह स्पष्ट था कि वह अब उसे निशाना बना रही थी। सरोजिनी ने राघव के निजी कमरे से आरवी के निजी कमरे की ओर देखा। कोई नहीं जानता था कि वह क्या सोच रही थी, लेकिन उसके आकर्षक होठों पर एक चमकदार मुस्कान दिखाई दी। बेची, ज्यादा पैसे बर्बाद मत करो। नीलामी अभी शुरू ही हुई है और हमें अभी भी देखना है कि नीलामी में बाद में और अच्छी चीजें होंगी या नहीं। हम सिर्फ उससे बदला लेने के लिए ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। रुद्रा ने आरवी को सलाह दी। यह तो बस शुरुआत थी। सबसे अच्छी चीजें अभी आनी बाकी थीं, और अगर उनके पास पैसे बहुत जल्दी खत्म हो गए तो वे बस यह देख पाएंगे कि कीमती चीजें दूसरे लोग ले जा रहे हैं। नहीं, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकती, क्योंकि उसने मुझे अपमानित किया है। मैंने भी उस बदमाश के कारण अपनी जानवर जैसी लौ खो दी है। चिंता मत करो, मैं अपने निजी पैसे का इस्तेमाल करूंगी। मैं निश्चित रूप से तुम्हारे पैसे में से कुछ नहीं निकालूंगी। आरवी राघव के निजी कमरे को बुरी तरह घूर रही थी। तो ठीक है, लेकिन भविष्य में बहुत सारे अवसर आएंगे, इसलिए थोड़ा शांत हो जाओ। अगर वह फिर से कीमत बढ़ाता है तो उसे जाने दो। आरवी की जिद देखकर रुद्रा के पास भी उसे शांत करने का कोई रास्ता नहीं था। उसके पास अपनी इस छोटी बहन को संभालने का कोई तरीका नहीं था। आखिरकार वह एक पिल अप्रेंटिस थी, जिसे पिल एडेप्ट तक पहुंचने के लिए भी गिना जा सकता था, और वह दर्जा उसके राजकुमार के दर्जे से थोड़ा ज्यादा था। राघव ने हल्के से मुस्कुराया। अगर वह खेलना चाहती थी तो वह खेलेगा। वैसे भी बस इंतजार करना उबाऊ था।
सरोजिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, शिशु गोल्डन स्पॉटेड टाइगर को पाने के लिए राजकुमारी आरवी को बधाई। कुछ सहायक शिशु को नीचे ले आए। चूंकि इसकी कीमत पहले ही 5 मिलियन स्वर्ण मुद्राओं तक पहुंच चुकी थी, इसलिए उसे एक बार जाना, 2 बार जाना कहने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने सीधे ही इसे छोड़ दिया, क्योंकि इससे सिर्फ एक अजीब सी खामोशी ही पैदा होती। आरवी हैरान थी जब उसे एहसास हुआ कि राघव ने उसके पैसे बर्बाद करने की योजना बनाई है, तो वह गुस्से में कोसने से खुद को नहीं रोक पाई। राघव, तुम्हें निश्चित रूप से अच्छी मौत नहीं मिलेगी। जब आप किसी पागल व्यक्ति को चिल्लाते और गाली देते हुए देखते हैं, तो आप उनसे बहस करने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर सकते। एक तो आप किसी बेवकूफ से बहस में कभी नहीं जीत पाएंगे, और दूसरा, अगर आप जीत भी गए तो भी यह एक तरह की बेइज्जती होगी। तो राघव बस हंसा और अपने निजी कमरे में छिप गया। वह कल्पना कर सकता था कि आरवी की वर्तमान अभिव्यक्ति क्या थी। नीलामी जारी रही और सभी तरह की कीमती वस्तुएं और विचित्र वस्तुएं सामने लाई गईं, जिससे भीड़ चकित हो गई। लेकिन राघव अब पहले की तरह शांत नहीं था। उसने व्यावहारिक रूप से हर एक वस्तु के लिए कम से कम एक बोली लगाई। नतीजा यह हुआ कि जब तक राघव बोली लगाता, आरवी तुरंत बोली लगाती। वह हमेशा उसके खिलाफ अतिरिक्त 10,000 की बोली लगाती, और कुछ समय के लिए नीलामी सिर्फ उन दोनों के बीच युद्ध का मैदान बन गई। 1,80,000, 18,10,000, 50 लाख, 25,10,000। सरोजिनी एक तरफ हंस पड़ी। उसने कुछ नहीं कहा, जबकि दोनों पक्ष पूरी ताकत से चिल्ला रहे थे। बैची, परेशानी खड़ी करना बंद करो। वह स्पष्ट रूप से तुम्हारे साथ खेल रहा है। तुम्हारे पास चाहे जितना भी पैसा हो, वह पर्याप्त नहीं होगा, रुद्रा ने गुस्से से कहा। राघव की उत्साही मदद से आरवी ने पहले ही 1 दर्जन से ज्यादा चीजें खरीद ली थीं, जिनमें से ज्यादातर उसके लिए बिल्कुल बेकार थीं। वह पहले ही 200 मिलियन से ज्यादा सोने के सिक्के खर्च कर चुकी थी। रुद्रा को थोड़ा अफसोस हुआ। शुरू में आरवी आना भी नहीं चाहती थी। दीपेश के साथ उसके संबंध की जानकारी पूरे शहर में फैल जाने के कारण वह खुद को दिखाने की हिम्मत किए बिना अपने कमरे में छिपी रही। लेकिन रुद्रा चाहता था कि वह इस नीलामी में आए, ताकि वह अपने मूड से बाहर आ सके। साथ ही वह अपनी मनचाही चीजों के लिए बोली लगाने में आर्थिक मदद भी ले सके। आखिरकार एक पिल अप्रेंटिस के रूप में उसके पास बहुत सारा पैसा था। हालांकि आरवी ने कुछ ही समय में 200 मिलियन सोने के सिक्के फेंक दिए थे। वह यह सोचकर दुखी हो गया कि वह कितना पैसा बर्बाद कर रही थी। इस समय आरवी भी स्पष्ट सोच वाली हो गई थी। चाहे उसके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, वह यहां सब कुछ नहीं खरीद सकती थी। अगर वह इसी तरह चलती रही तो वह सिर्फ राघव की योजना में शामिल हो जाएगी। तुम्हें इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है राजकुमारी। अगर तुम बदला लेना चाहती हो तो तब तक इंतजार करो जब तक राघव सचमुच कुछ करने के लिए तैयार न हो जाए। तब बदला लेने में बहुत देर नहीं होगी, राजकुमार मनोज ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, भाई मनोज सही कह रहे हैं। चूंकि उनके पास एक निजी कमरा है, इसलिए हुआयून मंडप को यह उम्मीद करनी चाहिए कि वे कुछ महत्वपूर्ण चीजें खरीदने की योजना बना रहे हैं, रुद्रा ने सलाह दी। उन दोनों की बातें सुनकर आरवी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन राघव के प्रति उसकी नफरत बढ़ती ही गई। जब से वह पहली बार राघव से मिली थी, उसे लगातार हार का सामना करना पड़ा था। राघव उसका दुश्मन था, जो उसे पूरी तरह से दबा रहा था। आरवी ने अब राघव के साथ बोलियों को लेकर प्रतिस्पर्धा करना बंद कर दिया। जब वे दोनों शांत हो गए, तो नीलामी एक बार फिर अपनी सामान्य स्थिति में लौट आई। इस समय आकाश पहले से ही काला हो चुका था। रात का खाना परोसने के लिए नीलामी को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। उन्होंने पर्दे खोले और सैकड़ों महिलाएं स्वादिष्ट भोजन और शराब से लथपथ डाइनिंग कारों के साथ बाहर निकलीं। यह रात्रि भोज हुआयून मंडप द्वारा निःशुल्क दिया गया था। उन्हें चिंता थी कि अगर लोग भूखे हो गए तो वे चले जाएंगे। राघव, हमें भी नीचे जाना चाहिए। सच कहूं तो आपके और आरवी के साथ जो कुछ हो रहा था, उससे हम इतने घबरा गए थे कि अब हमें बहुत भूख लग रही है, रघु ने कहा। नीचे जाने की कोई जरूरत नहीं है। राघव ने अपना सिर हिलाया। 2 खूबसूरत नौकरानियां एक लंबी मेज लेकर आईं और उसे नीचे रख दिया। मेज पर दर्जनों स्वादिष्ट व्यंजन रखे हुए थे। उनसे आती खुशबू से लोगों के मुंह में पानी आ रहा था।
लेकिन वह रघु केवल मूर्खतापूर्वक उन दोनों नौकरानियों को देखता रहा, अपनी भूख पूरी तरह से भूल गया। सब लोग कृपया खाना खा लो, हम शराब डालेंगे। उन दोनों नौकरानियों ने रघु की नजर पर ध्यान नहीं दिया। उनकी नजरें खुशी से राघव पर घूम रही थीं। ओह, तो ये आप लोग हैं। राघव को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दोनों उन 4 लोगों में से 2 थे जिन्होंने पहले हुआयून मंडप में आने पर उसका स्वागत किया था। युवा मास्टर राघव, तो आप वास्तव में हमें याद करते हैं। वे दोनों महिलाएं उसके सामने आकर बहुत खुश थीं। उनमें से एक ने चुपके से इधर उधर देखा और फिर एक छोटी सी किताब निकाली। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था जब उसने पूछा, युवा मास्टर राघव, क्या आप मेरे लिए इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? राघव ने खाली आंखों से देखा। छोटी सी किताब लेते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कवर पर तलवार जैसी भौहें, तारों भरी आंखें और नाचते हुए काले बालों वाला एक लंबा सुंदर आदमी बना हुआ था। उस आदमी को ध्यान से देखने पर पता चला कि वह वास्तव में उससे 80% मिलता जुलता था, तथापि वह उससे अधिक सुंदर और आकर्षक था। क्या यह मैं ही हूं? राघव ने संदेह से पूछा। तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था? न केवल 2 नौकरानियां बल्कि कुणाल और अन्य लोग भी आश्चर्यचकित थे। यह फीनिक्स क्राई डिवाइन बैटल का हार्डकोर सीमित संस्करण है। इसकी कीमत 35 स्वर्ण सिक्के हैं। हमने इसे खरीदने के लिए अपनी आधी वार्षिक तनख्वाह खर्च कर दी। हम आपसे विनती करते हैं, कृपया क्या आप इस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? फीनिक्स क्राई डिवाइन बैटल नामक इस किताब को खोलकर और उसके अंदर जो कुछ था उसे देखकर वह भी प्रशंसा से भर गया। इस किताब को पढ़कर अनायास ही किसी व्यक्ति का दिल रोमांचित हो जाता है, यहां तक कि उसे भी इसे खरीदने की इच्छा हुई। नौकरानियों द्वारा उसे दिया गया लेखन ब्रश देखकर राघव जोर से हंसा। क्या आप लोगों ने इसकी पहले से योजना बनाई थी? दोनों नौकरानियां शर्मा गईं। उसका अनुमान सही था। वे दोनों राघव को सिर्फ उससे मिलने के लिए खाना भेजने के लिए दौड़ी थीं। ब्रश को लहराते हुए राघव ने कवर के ऊपर अपना नाम बड़े ही साहस के साथ लिखा। जब वह खेती करने में असमर्थ था तो उसकी मां हमेशा उसे पढ़ना लिखना सिखाने में समय बिताती थी, इसलिए उसकी सुलेख कला बहुत ही शानदार थी। और अब जब वह खेती कर सकता था तो उसके ब्रश के सभी स्ट्रोक में एक जोरदार भव्यता होगी और तलवार जैसी इच्छा शक्ति से भरा होगा। जब राघव ने उन्हें उनकी किताब वापस दी तो दोनों नौकरानियां बहुत उत्साहित थीं। उसे जोरदार तरीके से धन्यवाद देने के बाद वे जल्दी से भाग गईं। उन्होंने शराब डालने की भी जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय वे संभवतः अपनी साथी नौकरानियों को दिखाने के लिए भाग गईं। राघव, मेरे परिवार ने उस किताब के कई 100 नमूने एकत्र किए हैं। क्या आप मुझे हर एक पर हस्ताक्षर करने में मदद कर सकते हैं? अभी ने अपनी आंखें घुमाई और उस पर हंसा। इसे छोड़ दो। तुम्हारी लापरवाही के कारण इन्हें भंडारण में रखना ही बेहतर है। क्या तुम राघव द्वारा हस्ताक्षरित उन चीजों को लाभ के लिए बेचने की योजना नहीं बना रहे हो? उनके समूह के अन्य कुलीन उत्तराधिकारियों में से एक ने तिरस्कार पूर्वक कहा। बकवास, क्या मैं उस तरह का व्यक्ति हूं? अभी ने गुस्से से जवाब दिया। लेकिन सभी के तिरस्कार भरे भाव को देखकर उसका आत्मविश्वास डगमगा गया और उसने अपनी बाहें फैला दी। मैं बस यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि राघव के हस्ताक्षर की कीमत कितनी है। अपना मुंह बंद करो, चलो खाना खाते हैं। राघव ने गाली दी और सभी लोग हंसने लगे और जो खाना लाया गया था उसे खाने लगे। खाना खत्म करने के बाद वे दोनों नौकरानियां वापस भागीं और खाने की मेज के साथ साथ चाय और फल भी ले गईं। एक अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है उससे भी कम समय में नीलामी फिर से शुरू हो गई। सरोजनी की आकर्षक आवाज गूंजी। नीलामी में अगली वस्तु 1000 साल पुरानी स्टार फ्यूजिंग घास है। ये सुनकर कि 1000 साल पुरानी स्टार फ्यूजिंग घास की नीलामी होने वाली है, राघव का दिल खुशी से उछल पड़ा। यही असली वजह थी जिसके लिए वह नीलामी में आया था। उसे इसे हर हाल में हासिल करना था। अगर उसे 1000 साल पुरानी स्टार फ्यूजिंग घास मिल जाए तो उसे 100% यकीन होगा कि वह उच्च गुणवत्ता वाली स्टार फ्यूजिंग गोली को परिष्कृत कर सकता है। और ऐसी स्टार फ्यूजिंग गोली में अमोदिता के शरीर के भीतर विदेशी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को हल करने की
100% संभावना होगी। मूल रूप से राघव ने 1000 साल पुरानी स्टार फ्यूजिंग घास का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी। उसने सोचा था कि सिर्फ 100 साल पुरानी स्टार फ्यूजिंग घास ही काफी अच्छी है। आखिरकार सिर्फ 100 साल पुरानी स्टार फ्यूजिंग घास भी पाना मुश्किल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्टार फ्यूजिंग घास कई अलग अलग दूसरी श्रेणी की औषधीय गोलियों में एक जरूरी घटक थी। स्टार फ्यूजिंग घास को इकट्ठा करना भी बहुत मुश्किल था, इसलिए इसकी आपूर्ति बहुत कम थी। गोलियों को परिष्कृत करने के लिए साधारण स्टार फ्यूजिंग घास और 1000 साल पुरानी स्टार फ्यूजिंग घास का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी तुलना योग्य नहीं था। अमोदिता को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसे कितना पैसा देना है। शुरू में उसने नहीं सोचा था कि इस स्टार फ्यूजिंग घास को प्राप्त करना एक समस्या होगी, और इसलिए उसने इसे बैक चैनल के माध्यम से खरीदने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन सच तो यह है कि यह वैसे भी काम नहीं करता। हुआयुन पैवेलियन ने सभी बैकडोर चैनलों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अगर इसकी खबर लीक हो जाती तो इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता। हालांकि स्टार फ्यूजिंग घास दुर्लभ थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत सारे कीमियागर थे। राघव अपनी मौजूदा वित्तीय क्षमता के साथ इसे खरीदने में बहुत आश्वस्त था, लेकिन अब उस बेवकूफ आरवी ने उसके साथ गड़बड़ करना शुरू करने का फैसला किया था। अगर उसने उसे एहसास दिलाया कि उसका लक्ष्य क्या था, तो वह बेवकूफ महिला राघव को उसके सारे पैसे हड़पने के लिए मजबूर कर देगी, यहां तक कि उसके पहने हुए कपड़े भी दिवालिया हो जाएंगे। यही कारण था कि राघव ने पहले भी हर वस्तु पर बोली लगाई थी, चाहे वह कोई भी वस्तु हो, और जैसा कि अपेक्षित था उसने भी हर बार ऊंची बोली लगाई। उसने जानबूझकर खुद को उसके खिलाफ खड़ा किया, जिससे उसे पैसे गंवाने पड़े। यह वह था जो स्टार फ्यूजिंग घास के लिए तैयारी कर रहा था। 1000 साल पुरानी स्टार फ्यूजिंग घास के 10 डंठल दूसरी श्रेणी की औषधीय गोलियों के लिए एक जरूरी घटक। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसी चीज कितनी कीमती है। इसकी शुरुआती कीमत 5 लाख सोने के सिक्के हैं, सरोजिनी ने घोषणा की। 70 लाख, 8 लाख। कम से कम 10 लोगों ने तुरंत बोली लगानी शुरू कर दी। उनमें से ज्यादातर बुजुर्ग थे। राघव उनमें से कुछ लोगों से परिचित था। वे सभी वे लोग थे जिन्हें उसने कीमियागर संघ में देखा था, लेकिन वे सभी पिल अप्रेंटिस थे। वहां कुछ अपरिचित चेहरे भी थे, लेकिन वे संभवतः कीमियागर भी थे। अन्य लोगों को यह नहीं पता होगा कि ऐसी वस्तु कितनी कीमती है या इसका उपयोग कैसे किया जाता है। 2 लाख। सीनियर्स में से एक ने 10,800,000 की बोली लगाई और बाकी सभी बोलीदाताओं को दबा दिया। सरोजिनी ने अपनी गिनती शुरू ही की थी कि राघव ने आखिरकार अपनी बोली लगाई। शुरू में वह प्रार्थना कर रहा था कि आरवी उसके सामने बोली लगाए। अगर वह उसके खिलाफ बोली लगाता तो इसे उसे भड़काने की कोशिश के तौर पर देखा जाता। ऐसी स्थिति में उसे सबसे कम कीमत पर सामान मिलने की सबसे अधिक संभावना थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग सुनने के मूड में नहीं था। पिल अप्रेंटिस होने के बावजूद आरवी को स्टार फ्यूजिंग घास में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसके कारण राघव अंदर ही अंदर शाप दे रहा था। छोटी बेवकूफ बहन, क्या तुम पानी की जांच करने के लिए बाहर आना चाहती हो? जैसे ही उसने चिल्लाकर कहा, उसने आरवी के निजी कमरे में कुछ उदासीन शब्द भी भेजे। भीड़ शांत थी। क्या राघव इस बहाने से आरवी को डराने की कोशिश कर रहा था? आरवी, उसके झांसे में मत आना। वह जानबूझकर तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। रुद्रा ने जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश की। उसे डर था कि वह गुस्सा हो जाएगी और एक बार फिर मूर्खतापूर्ण तरीके से पैसे बर्बाद करेगी। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं ऐसी घटिया चाल में नहीं फंसूंगी, आरवी ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। वह राघव के प्रति घृणा से भर गई। उसका जवाब सुनकर राघव ने अंदर ही अंदर जश्न मनाया। बेशक उसने यह बात बाहर दिखाने की हिम्मत नहीं की। अजीब सी आवाज में उसने कहा, छोटी बेवकूफ बहन, क्या यह हो सकता है कि तुम पैसे खत्म होने से शर्मिंदा हो? तुम चिंता मत करो, इस महिला के पास तुम्हें जिंदा दफन करने के लिए काफी पैसे हैं, आरवी ने गुस्से से जवाब दिया। वह वास्तव में अपने निजी कमरे से बाहर भागी और राघव के निजी कमरे को कोसने लगी।
एक शाही राजकुमारी ने वास्तव में अपने अश्लील असभ्य पक्ष को सार्वजनिक रूप से प्रकट किया। सभी के हाव भाव अजीब थे जब उन्होंने एक दूसरे को देखा। रुद्रा का चेहरा काला पड़ गया। उसने आरवी को जल्दी से खींच लिया, जो पागलों की तरह गालियां दे रही थी, और निजी कमरे में वापस आ गई। इस बार आरवी ने वास्तव में आर्यद्वीप का चेहरा खो दिया था। यह देखकर कि माहौल थोड़ा अजीब और दबा हुआ हो गया है, सरोजिनी ने जल्दी से कहा, युवा मास्टर राघव ने 2 मिलियन की बोली लगाई है। क्या कोई उच्च बोली है? एक बार में 2 मिलियन जा रहे हैं। 2 मिलियन 2 बार जा रहे हैं। राघव को आखिरकार राहत मिली जब उसने देखा कि सरोजिनी उल्टी गिनती शुरू कर रहा है। ऐसा लग रहा था कि वह उस बेवकूफ आरवी को फिर से धोखा देने में कामयाब हो गया था। 2 मिलियन जा रहे हैं। 3 मिलियन। एक दूसरे निजी कमरे से एक धीमी आवाज शांत स्वर में गूंजी। राघव के चेहरे पर भाव बदल गए और वह उस निजी कमरे की ओर देखने लगा। अगर उसे गलत याद नहीं था तो वह राजेश का निजी कमरा था। वह न तो गोली उत्पादक था और न ही व्यापारी। वह संभवतः स्टार फ्यूजिंग घास का सही मूल्य नहीं जान सकता था, और राघव की 2 मिलियन की बोली पहले से ही एक उच्च कीमत के रूप में गिनी गई थी। हालांकि स्टार फ्यूजिंग घास दुर्लभ थी, यह ऐसी चीज थी जिसे पर्याप्त समय दिए जाने पर एकत्र किया जा सकता था। अगर राघव को इसकी तत्काल जरूरत न होती तो वह भी इतनी कीमत नहीं देता, लेकिन अब राजेश ने कीमत 50% बढ़ा दी थी। हालांकि नीलामी में कुछ भी सस्ते में नहीं मिल सकता था, लेकिन यह कीमत बहुत ज्यादा थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टार फ्यूजिंग ग्रास का राजेश के लिए कोई उपयोग नहीं था। राघव की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। इस राजेश को संभालना उससे भी ज्यादा मुश्किल था जितना उसने सोचा था। उसने उसे कम आंका था। फिनिक्स क्राई साम्राज्य के 3 शीर्ष विशेषज्ञों में से एक होने के नाते वह वास्तव में अपने पिता के साथ अपना नाम रखने के योग्य था। उसने आसानी से उसकी चाल को समझ लिया था। 3,10,000। राघव ने उदासीनता से यह बोली लगाई। बोली लगाने वाले केवल वह और राजेश थे। अगर वह हार नहीं मानता तो उसके पास अंत तक जारी रखने का एकमात्र विकल्प था। हाँ, मुझे वाकई इस स्टार फ्यूजिंग ग्रास की कुछ जरूरत थी, लेकिन चूंकि तुम इसे चाहते हो, इसलिए मुझे जूनियर पीढ़ी के किसी व्यक्ति के साथ इस पर बहस करना बुरा लगेगा। तुम इसे ले सकते हो। राजेश की कोमल स्त्री जैसी आवाज गूंजी। राघव गुस्से से भर गया। यह राजेश निश्चित रूप से एक बेईमान बूढ़ा हत्यारा था। 4-10 लाख, 40 लाख जैसी की उम्मीद थी। जैसे ही राजेश ने यह कहा, आरवी जाग गई और एक नई बोली चिल्लाई। राघव का चेहरा काला पड़ गया। रघु और अन्य लोगों के चेहरे पर भी अजीब से भाव थे। वे सभी समझ सकते थे कि राजेश ने उसके साथ कोई चाल चली है। यह जूनियर आपकी उदारता स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मेरे पिता एक ईमानदार व्यक्ति हैं जो जंगली सीमा की रक्षा करते हैं, साम्राज्य और उसके लोगों की रक्षा करते हैं। मेरी रगों में मेरे पिता का ईमानदार खून बहता है, इसलिए मैं सीनियर राजेश की दयालुता को स्वीकार नहीं कर सकता। राघव ने शुरू में ये बातें कहने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन राजेश द्वारा उसके खिलाफ साजिश रचे जाने से उसकी घातक कमजोरी तुरंत सामने आ गई। राघव का गुस्सा फूट पड़ा, और अगर वह कुछ नहीं कहता तो उसे बहुत चिढ़ होती। राघव के शब्दों से शोर मचाती भीड़ में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। केवल राघव के शब्द ही गूंज रहे थे। फीनिक्स क्राई एम्पायर के हर सदस्य को लगा कि राघव बहुत ज्यादा बेशर्मी कर रहा है। वह राजेश के चेहरे पर खुलेआम थप्पड़ कैसे मार सकता था? राजेश साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी में से एक था। यहां तक कि महारानी दामिनी और क्राउन प्रिंस ने भी उसे सम्मान दिया था। वास्तव में यहां तक कि विक्रम भी इतना असभ्य नहीं होगा। हालांकि राघव के शब्दों में एक भी वास्तविक श्राप या अपमान नहीं था, फिर भी कोई भी व्यक्ति जो मूर्ख नहीं था यह बता सकता था कि राघव अप्रत्यक्ष रूप से राजेश को श्राप दे रहा था। हाँ, युवा लोग वाकई बहुत गुस्सैल होते हैं। तुम्हें और ज्यादा प्रशिक्षण की जरूरत है। अगर तुम इतनी छोटी छोटी बातों पर अपना गुस्सा नहीं रोक सकते तो तुम ठीक से बड़े नहीं हो पाओगे। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि महान और शक्तिशाली राजेश ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया और केवल उदासीनता से हंसे। बहुत से लोगों ने अंदर ही अंदर आह भरी।
वह वाकई साम्राज्य के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक होने के योग्य था। ऐसा व्यवहार कोई भी व्यक्ति नहीं चाह सकता था। 4 मिलियन। राघव, क्या तुम पैसे की कमी से शर्मिंदा हो? हा हा हा। आरवी की उपहासपूर्ण हंसी बगल से आई। आरवी वास्तव में बेवकूफ नहीं थी। राजेश के एक छोटे से प्रोत्साहन से उसे एहसास हुआ कि राघव वास्तव में इस स्टार फ्यूजिंग घास की बहुत इच्छा रखता था। पहले भी इतना नुकसान झेलने के बाद आरवी उसके लिए चीजें मुश्किल बनाने का यह मौका कैसे छोड़ सकता था? राघव ने गहरी सांस ली। यह वास्तव में आपकी चिंताओं के सच होने का मामला था। आरवी उससे बहुत नफरत करता था, इसलिए उसे इस स्टार फ्यूजिंग घास को प्राप्त करने के लिए अपने पैसे को खर्च करने के लिए तैयार रहना होगा। 5 मिलियन। राघव ने उदासीनता से कहा। भीड़ में शोर मच गया। ऐसा लग रहा था कि राघव स्टार फ्यूजिंग घास को एक जरूरी चीज समझता था, अन्यथा वह इतनी ऊंची बोली नहीं लगा सकता था। 1 करोड़। जिस बात ने सभी के दिलों को झकझोर दिया वह यह थी कि आरवी और भी अधिक क्रूर था और उसने तुरंत कीमत दोगुनी कर दी। राघव ने सिर्फ सिर हिलाया। उसके पास सोचने के लिए और कुछ नहीं था। राजेश को उसकी कमजोरी बताने के लिए किसने कहा था? उसे स्टार फ्यूजिंग घास हासिल करनी थी। समय बहुत कम था और वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं दे सकता था। और अगर राघव अब भी मान गया तो उस मूर्ख महिला के स्वभाव को देखते हुए यह उसके लिए केवल अपमान की बात होगी। 15 मिलियन। राघव चिल्लाया। 18 मिलियन। आरवी ने तुरंत उसके पीछे बोली लगाई। वह पहले से ही पागलपन की स्थिति में थी। उसे अब पैसे की कोई परवाह नहीं थी। अभी उसे बस इतना पता था कि अगर राघव को पैसे चाहिए तो वह उसे हरगिज नहीं देगी। 20 मिलियन। राघव ने कुछ देर रुक कर कहा, लेकिन अंत में उसने फिर भी यह बोली लगाई। पूरी भीड़ चौंक गई। यह संख्या यूं ही चिल्लाकर नहीं बताई जा सकती थी। ये पैसे थे। कीमत पहले से ही बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और भले ही यह सिर्फ गुस्से को दूर करने के लिए था, क्या यह अभी भी बहुत महंगा नहीं था? यदि आप फिर से बोली लगाते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि यह स्टार फ्यूजिंग घास आपकी होगी। राघव ने अपनी बोली चिल्लाकर कही तो उसका दिल शांत हो गया। अपनी औषधीय गोलियां हुआयुन मंडप को सौंपकर उसने 20 मिलियन की क्रेडिट सीमा प्राप्त कर ली थी। दूसरे शब्दों में उसने उनसे 20 मिलियन सोने के सिक्के का ऋण प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार वह सब इस्तेमाल करने के बाद वह वापस शांत हो गया। अगर आरवी जारी रही तो वह केवल स्टार फ्यूजिंग घास को उसके पास जाने दे सकता था, लेकिन उसने एक और फैसला भी कर लिया था। अगर आरवी ने फिर से बोली लगाने की हिम्मत की तो उसे इसके लिए उसे जान से मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। बेची, बदला लेने के लिए इतना काफी है। अब जब तुमने कीमत इतनी बढ़ा दी है तो तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया है। रुद्रा ने जल्दी से आरवी को खींच लिया। उसे डर था कि वह बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगी और 20 मिलियन सोने के सिक्के किसी ऐसी चीज पर खर्च कर देगी जो उसके लिए बिल्कुल बेकार है। ठीक है आरवी, जाने दो। इस बार राघव को करारी हार का सामना करना पड़ा है। तुम्हारा गुस्सा भी शांत हो गया है। क्राउन प्रिंस मनोज ने भी उसे सलाह दी। आरवी ने सिर हिलाया। उसे भी लगा कि अब उसका गुस्सा कुछ कम हो गया है, क्योंकि उसने उसे 10 गुना ज्यादा कीमत पर इसे खरीदने के लिए मजबूर कर दिया था और सच में स्टार फ्यूजिंग घास उसके लिए उपयोगी नहीं था। 20 मिलियन कोई छोटी रकम नहीं थी, इसलिए वह भी इतनी बड़ी रकम देने को तैयार नहीं थी। इस महिला को तुम्हारे जैसे किसान पर कुछ दया आएगी। यह बेकार औषधीय घास तुम्हारी है। राघव ने आखिरकार 20 मिलियन सोने के सिक्कों की आसमान छूती कीमत पर स्टार फ्यूजिंग घास की 10 किस्में हासिल करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। हालांकि उसे कुछ हद तक दुख हुआ, लेकिन वह थोड़ा शांत भी हुआ। लोगों को उनके खजाने के लिए मारना निश्चित रूप से ऐसा कुछ था जो वह तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसे टूटने की हद तक मजबूर न किया जाए। इसके बाद नीलामी का माहौल धीरे धीरे गर्म हो गया और कीमतें धीरे धीरे चढ़ने लगीं। 2 वस्तुएं गुजरने के बाद राघव के निजी कमरे में एक छिपा हुआ दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। सभी निजी कमरों में एक गुप्त चैनल था। निजी कमरे में मौजूद मेहमानों द्वारा कोई वस्तु जीतने के बाद कोई व्यक्ति आकर उन्हें वह वस्तु भेज देता था।
भीड़ में मौजूद उन लोगों की तरह होने की कोई आवश्यकता नहीं थी जिन्हें व्यक्तिगत रूप से मंच के पीछे जाना पड़ता था या नीलामी समाप्त होने के बाद लेन देन को संभालना पड़ता था। जो व्यक्ति अंदर आया था वह वही था जिसने राघव को नीलामी में भाग लेने के लिए खींचा था, प्रवीण। वह 1 फुट लंबा केस पकड़े हुए था जिसमें स्टार फ्यूजिंग घास के 10 डंठल थे जो सितारों की तरह चमक रहे थे। युवा मास्टर राघव, यह आपका सामान है। प्रवीण ने सम्मानपूर्वक केस राघव को सौंप दिया। सच कहूं तो आज उसके जीवन का सबसे रोमांचक दिन था। हुआयून मंडप के नियमों के अनुसार कुछ व्यावसायिक लागतों को घटाने के बाद उसे राघव द्वारा खर्च की गई राशि का 1% मिलेगा। अभी अभी राघव ने जो पैसा खर्च किया था उससे उसे बाकी की जिंदगी बिना पैसों की चिंता किए बिताने के लिए पर्याप्त धन मिल गया था। राघव ने मामले की सावधानीपूर्वक जांच की। स्टार फ्यूजिंग घास के प्रत्येक डंठल में 10 से अधिक तारों वाले धब्बे थे। स्टार फ्यूजिंग घास को हर 100 साल तक संरक्षित रखने पर एक अतिरिक्त तारा युक्त स्थान प्राप्त होता था। इस प्रकार इसकी आयु एक नजर में ही स्पष्ट हो जाती थी। यद्यपि आज कुछ दुर्घटनाएं घटित हुईं और उसका पेट गुस्से से भरा हुआ था, फिर भी वह कम से कम अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल रहा, इसलिए यह सब उसके लिए सार्थक था। अपने स्थानिक वलय के अंदर केस को रखने के बाद ही उसे आराम मिला। स्टार फ्यूजिंग पिल की सारी सामग्री आखिरकार एकत्र हो गई थी। अब वह उसे परिष्कृत करना शुरू कर सकता था। युवा मास्टर राघव, कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। यह देखकर कि राघव स्टार फ्यूजिंग घास इकट्ठा करने के बाद खड़ा हुआ था, चतुर प्रवीण को तुरंत पता चल गया कि वह अपने घर लौटने की योजना बना रहा था। क्या तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊं? लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, राघव ने हंसते हुए कहा। उसे गोलियों को परिष्कृत करने के लिए बहुत उत्सुकता हो रही थी। अमोदिता के मामले को जल्द से जल्द सुलझाना बेहतर था। आप हमारे मेहमान हैं, और जब मैं अभी आ रहा था तो मेरे बॉस ने कहा कि आपकी क्रेडिट सीमा को और 30 मिलियन तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए अगर आपको कुछ पसंद आए तो बेझिझक बोली लगाएं, प्रवीण ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने राघव को एक क्रिस्टल कार्ड दिया। अब राघव के पास 2 विशेष क्रिस्टल कार्ड थे, लेकिन दूसरे कार्ड पर मौजूद 20 मिलियन पहले ही पूरी तरह से खर्च हो चुके थे। हुआयून मंडप का एक विशेष नियम था। नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को क्रेडिट सीमा के बदले में अपने सोने के सिक्के हुआयून मंडप में स्थानांतरित करने होंगे, लेकिन वे ऐसा सिर्फ एक बार ही कर सकते थे। नीलामी शुरू होने के बाद आप ज्यादा क्रेडिट लिमिट के लिए एक्सचेंज नहीं कर सकते थे। यही वजह है कि ज्यादातर लोग अपनी खर्च सीमा बढ़ाने के लिए शुरुआत में ही जितना संभव हो सके उतना पैसा एक्सचेंज कर लेते थे। यदि आपने कुछ भी नहीं खरीदा या आपका क्रेडिट अभी सीमा तक नहीं पहुंचा है तो हुआयून पैवेलियन बिना कोई प्रतिशत लिए आपके पैसे वापस कर देगा। इसलिए यहां मौजूद हर एक व्यक्ति के पास अपना क्रिस्टल कार्ड था जिस पर उसका सारा पैसा था। नीलामी खत्म होने के बाद हुआयून पैवेलियन तुरंत उन कार्डों को वापस ले लेता था और जो उन्होंने खर्च किया था उसे काट लेता था। यह एक बहुत ही कुशल प्रक्रिया थी। राघव जैसे लोगों के लिए जिन्होंने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया था, नियम यह था कि वे अब अपने फंड में और कुछ नहीं जोड़ सकते थे। लेकिन जाहिर है हुआयून मंडप के उच्च अधिकारियों ने उनके लिए एक विशेष पिछला दरवाजा खोल दिया था। राघव एक पल के लिए झिझका जब उसने अपने हाथ में क्रिस्टल कार्ड देखा। मूल रूप से वह रिफाइन करने के लिए वापस जाने की योजना बना रहा था, क्योंकि उसके पास और पैसे नहीं थे। जब आपके पास पैसे नहीं थे तो दूसरों को खर्च करते देखना भी एक तरह की पीड़ा थी, लेकिन अब जब उनके पास अधिक धन था तो उनकी दिलचस्पी उन वस्तुओं में थी जिनकी नीलामी होनी बाकी थी। प्रवीण, हमारे बीच पहले से ही एक समझौता है कि अगर मैंने तुम्हें जो चीजें दी हैं वे नहीं बिकी तो तुम मुझसे तुरंत पैसे नहीं मांगोगे। उस स्थिति में मैं तुरंत वह पैसा नहीं लौटा सकता जो तुमने मुझे उधार दिया था। चिंता मत करो, मेरे बॉस ने कहा है कि अगर उन गोलियों की नीलामी नहीं हुई तो आड़ माफ कर दिया जाएगा और तुम्हें उपहार स्वरूप दे दिया जाएगा, प्रवीण ने मुस्कुराते हुए कहा। राघव चौंका। तुम्हारा बॉस कौन है? हे, माफ करें, लेकिन यह छोटा बच्चा ये नहीं बता सकता। कृपया इसे मेरे लिए मुश्किल न बनाए, प्रवीण ने माफी मांगी।
हालांकि वह थोड़ा हैरान था, फिर भी राघव ने रुकने का फैसला किया। उसे नीलामी की बात की वस्तुओं में वाकई दिलचस्पी थी। प्रवीण के चले जाने के बाद नीलामी कुछ देर के लिए रुकी और चाय परोसी जाने लगी। चाहे वह नीलामीकर्ताओं के लिए हो या मेहमानों के लिए, इस तरह के तनावपूर्ण माहौल ने वाकई बहुत ऊर्जा खर्च की। इतनी बड़ी नीलामी में स्वाभाविक रूप से मेहमानों को कुछ समय के लिए आराम देना पड़ता, तभी उनमें बाद में और भी ज्यादा जोरदार बोली लगाने की ऊर्जा होगी। अन्यथा अगर सभी थक गए होते तो नीलामी का अंत कमजोर होता। जाहिर है हुआयुन मंडप ने इससे बचने के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी। 2 घंटे के ब्रेक के बाद एक बार फिर नीलामी शुरू हुई। समय के हिसाब से नीलामी पूरे 2 दिन तक चल चुकी थी। प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र होने के कारण किसी को भी समय बीतने का एहसास नहीं हुआ। हर वस्तु पहले वाली वस्तु से भी अधिक कीमती थी और बोली प्रक्रिया भी अधिक आक्रामक हो गई। स्वाभाविक रूप से कीमतें भी बहुत बढ़ गईं। यह खास तौर पर सरोजनी के प्रोत्साहनों के मामले में था। ऐसा लगता था जैसे सभी ने किसी तरह की दवा ले ली हो जिससे वे पागल हो गए हों। उत्साही भीड़ को देखकर राघव कुछ प्रशंसा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। नीलामी के 2 दिनों के बाद इस सरोजनी ने अधिकांश लोगों के स्वभाव का पता लगा लिया था और अब माहौल पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। कुणाल, रघु और बाकी सभी लोग दुनिया की भव्यता से परिचित हो चुके थे। नीलामी के इन 2 दिनों के बाद भी उनमें से कोई भी थोड़ा भी थका हुआ नहीं था। यद्यपि उनमें से किसी के पास प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए धन नहीं था, फिर भी उन उत्साही आसमान छूती बोलियों को देखना अपने आप में उत्साहवर्धक था। अगली वस्तु है पर्वत विभाजनकारी युद्ध कुल्हाड़ी। जब वह यह कह रही थी तभी मंच के ऊपर एक कुल्हाड़ी रखी गई, लेकिन जब सभी ने उसे देखा तो वे चौंक गए। स्वाभाविक रूप से वे सभी जानते थे कि युद्ध कुल्हाड़ी यहाँ कैसी दिखती है, लेकिन उन्होंने पहले कभी ऐसा युद्ध कुल्हाड़ी नहीं देखा था। यह बिल्कुल विशाल था। वह 2-धारी कुल्हाड़ी का सिर कम से कम 5 फीट लंबा था। यह 1 हाथ जितना मोटा था और इसमें एक ऐसी भव्यता थी जो पूरी तरह से डरावनी थी। पहाड़ को चीरने वाली कुल्हाड़ी। इसे सुनहरी रेत से बनाया गया था और इसकी कठोरता बेजोड़ है। इसका वजन 2 टन है और यह शक्ति और सैन्य शक्ति का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि यह दैवीय शक्ति का हथियार था और इसे अपनी संपत्ति में रखने से कोई भी आत्मा या भूत डर जाएगा। इसकी शुरुआती कीमत 2 मिलियन है। दर्जनों रईसों ने तुरंत बोली लगानी शुरू कर दी। 20,10,000, 20,50,000, 20,80,000। सच तो यह है कि युद्ध कुल्हाड़ी को किसी भी चीज से ज्यादा एक आभूषण माना जा सकता है। 2 टन वजनी यह कुल्हाड़ी अगर आप इसे पकड़ भी लें तो यह एक चमत्कार होगा। युद्ध में इसे चलाना तो दूर की बात है, लेकिन सरोजनी गलत नहीं था। ऐसा दबंग युद्ध कुल्हाड़ी निश्चित रूप से आपकी स्थिति और शक्ति का प्रतीक होगा। कुलीन वर्ग विशेष रूप से ऐसी वस्तु में रुचि रखते थे। कुणाल, मेरी बोली चिल्लाने में मेरी मदद करो, राघव ने धीरे से कहा। कुणाल चौंका। यह तो बस एक घरेलू सामान है, आप इसे किस लिए खरीद रहे हैं? इसकी चिंता मत करो, मेरे पास इसका अपना उपयोग है। बोली लगाने में मेरी मदद करो। अगर मैं खुद ही ऐसा करूंगी तो वह बेवकूफ औरत मुसीबत मोल लेने आएगी, राघव ने कहा। जब उसने पहली बार उस पर्वत विभाजक युद्ध कुल्हाड़ी को देखा तो उसके मन में एक विशालकाय आकृति का विचार आया, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ की शारीरिक शक्ति के साथ वह युद्ध कुल्हाड़ी का सही ढंग से उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। उस कुल्हाड़ी का वजन अन्य हथियारों में मिलना बेहद मुश्किल था और यह अतुलनीय रूप से मजबूत भी थी। सिद्धार्थ के उपयोग के लिए यह व्यावहारिक रूप से एकदम सही थी। 29,10,000, 30,00,000, 30,50,000 आखिरी बोली कुणाल की थी। जब दूसरों ने सुना कि कुणाल ने इतनी ऊंची बोली लगाई है तो सभी ने अपना सिर हिला दिया। हालांकि इसमें एक दबंग ताकत हो सकती है, लेकिन यह सिर्फ एक सजावटी वस्तु थी। 3 मिलियन पहले से ही बहुत ज्यादा कीमत थी। 3,50,000 पहले से ही ऐसी चीज थी जिसके लिए दूसरे लोग बोली लगाने को तैयार नहीं थे। आरवी राघव के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इंतजार कर रही थी, तभी उसे राघव के निजी कमरे से आती आवाज सुनाई दी।
लेकिन यह सुनकर कि आवाज राघव की नहीं थी, वह झिनकी और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। नीलामी का अंतिम चरण पहले ही आ चुका था। नीलाम किए जा रहे सामान लगातार बेहतर होते जा रहे थे और अगर वह अपनी सारी क्रेडिट सीमा का इस्तेमाल कर लेती तो वह केवल यह देख पाती कि उन अच्छी चीजों को दूसरे लोग ले जा रहे हैं। हालांकि उसे संदेह था कि यह वास्तव में राघव था, लेकिन वह पूरी तरह से निश्चित नहीं थी और एक पल के लिए इस पर बहस करने के बाद उसने फिर भी हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। राघव ने जब देखा कि माउंटेन स्प्लिटिंग बैटल एक्स इतनी आसानी से प्राप्त हो गया है तो वह जश्न मनाने लगा। दुर्भाग्य से यह वस्तु ऐसी थी जिसे वे अपने निजी कमरे में नहीं ला पाए थे, इसीलिए राघव को इसे स्वयं प्राप्त करने जाना पड़ा। राघव गुप्त चैनल का अनुसरण करते हुए मंच के नीचे पहुंच गया। वहां 1 दर्जन आदमी पहरा दे रहे थे। जब उसने उन्हें देखा तो उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। वे लोग वास्तव में रक्त संघनन विशेषज्ञ थे। नीलामी में ही इतने सारे विशेषज्ञ मौजूद थे। फिर हुआयुन मंडप की असली ताकत क्या थी? राघव पहाड़ को चीरने वाले कुल्हाड़ी के सामने पहुंचा। उस विशाल कुल्हाड़ी को देखकर, जो उससे भी बड़ी थी, वह सचमुच दंग रह गया। हाथ बढ़ाकर उसने धीरे से हैंडल को रगड़ा। उसने पाया कि वह उस हैंडल को अपने हाथ से पकड़ पाने में असमर्थ था, जो एक हाथ जितना मोटा था। ऊपर! राघव ने उस कुल्हाड़ी को उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। कुल्हाड़ी थोड़ी हिली और धीरे धीरे हवा में उठी, लेकिन 3 इंच ऊपर उठने के बाद वह धड़ाम से जमीन पर गिर गई। जिस शेल्फ पर यह रखा था वह तुरंत ही टुकड़ों में बिखर गया। इसके जमीन पर गिरते ही एक बड़ा विस्फोट हुआ। किसने सोचा होगा कि युवा मास्टर राघव के पास ऐसी दिव्य शक्ति है? यह वास्तव में सराहनीय है। वे सभी गार्ड राघव पर नजर रखे हुए थे। शुरू में वे उसे कुछ तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि उसने सिर्फ सजावट की चीज पर इतना ज्यादा पैसा खर्च किया था। लेकिन जब उसने देखा कि वह वास्तव में एक हाथ से कुल्हाड़ी उठा सकता है, तो उनका सारा तिरस्कार गायब हो गया। और भले ही उसने इसे अंत में गिरा दिया था, फिर भी यह पूरी तरह से चौंकाने वाला था। वे सभी इस बात से स्पष्ट थे कि यह कितना भारी था। इसे इस तरह उठाने के लिए कम से कम 2 लोगों को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, लेकिन राघव ने सिर्फ एक हाथ से उसे थोड़ा ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। साथ ही उसने उसे हैंडल से पकड़ रखा था। उसे वहां से उठाने के लिए जिस तरह के बल की जरूरत थी, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। यही कारण था कि उन सभी ने अपनी प्रशंसा व्यक्त करने के लिए अपने मुंह खोल दिए थे। राघव ने अपना सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यह चीज वास्तव में एक भव्य आभूषण है। किसने कहा कि यह नहीं है? यह इतना भारी है, भला कौन इसका इस्तेमाल कर सकता है? उनमें से एक ने सिर हिलाया। विशाल कुल्हाड़ी के भारीपन की पुष्टि करने के बाद राघव ने अब कुछ भी दिखावा नहीं किया। उसने सीधे उसे अपनी स्थानिक अंगूठी के भीतर संग्रहित कर लिया। अपने निजी कमरे में लौटते हुए राघव की उदासीन अभिव्यक्ति प्रसन्नता में बदल गई। वह कुल्हाड़ी निश्चित रूप से ऐसी चीज थी जिसका इस्तेमाल सिद्धार्थ कर सकता था। अगर उसने अपनी पूरी ताकत लगाई होती तो वह भी इसका इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इससे उसकी बहुत ज्यादा ताकत खत्म हो जाती। सौभाग्य से सिद्धार्थ पहले जैसा नहीं था। उसका शारीरिक शरीर सबसे असामान्य था जो राघव ने कभी देखा था, और शारीरिक शक्ति ही उसकी मुख्य ताकत थी। इस युद्ध कुल्हाड़ी के साथ आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किए बिना भी उसकी युद्ध शक्ति बिल्कुल भयानक होगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, बाद की वस्तुएं और भी दुर्लभ और अधिक कीमती होती गईं। स्वर्ग और पृथ्वी के प्राकृतिक खजाने, खेती की तकनीकें और औषधीय गोलियां, ये सभी उपलब्ध थीं। कीमतें और भी भयावह हो गईं। व्यावहारिक रूप से अब कोई भी वस्तु 5 मिलियन सोने के सिक्कों से कम में नहीं बिकती थी। हर किसी को हमारे अगले आइटम को ध्यान से देखना चाहिए। सरोजिनी के चेहरे पर एक असाधारण आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई दी। उसने अपना हाथ उठाया और दिखाया कि उसके हाथ में क्या है। उसके हाथ में एक पतली सी किताब थी। जब वह सामने आई तो पूरी भीड़ एक पल के लिए चुप हो गई, फिर अचानक चीखने लगी। वहां उपस्थित ज्यादातर लोगों को पता था कि हर 3 साल में
हुआयुन मंडप में हमेशा अंतिम नीलामी आइटम के रूप में युद्ध कौशल होता था। समय की गिनती करें तो यह ठीक तीसरा साल था। अगर यह कोई साधारण युद्ध कौशल होता तो यह इतनी सारी चौंका देने वाली चीखें आकर्षित नहीं करता। हालांकि यह कोई साधारण युद्ध कौशल नहीं था, यह एक पृथ्वी वर्ग का युद्ध कौशल था। पृथ्वी वर्ग के युद्ध कौशल केवल किंवदंतियों में ही मौजूद थे। वे केवल उन संप्रदायों के हाथों में पाए जा सकते थे जो धर्मनिरपेक्ष दुनिया से अलग थलग थे। यह अफवाह थी कि फीनिक्स क्राई साम्राज्य का सबसे कीमती खजाना पृथ्वी वर्ग युद्ध कौशल का एक हिस्सा मात्र था और केवल शाही शिष्य ही इसे सीख सकते थे। इस प्रकार अधिकांश लोगों के लिए पृथ्वी वर्ग युद्ध कौशल ऐसी चीजें थीं जिनके बारे में उन्होंने केवल किंवदंतियों में ही सुना था। अब जब वे इसे व्यक्तिगत रूप से देख सकते थे, हालांकि वे जानते थे कि ऐसी चीज उन्हें प्राप्त नहीं होगी, फिर भी यह कुछ ऐसा था जिसने उनके दिलों को बेतहाशा उछलने पर मजबूर कर दिया। पृथ्वी वर्ग युद्ध कौशल 3 शैली विभाजन पवन 20 मिलियन की शुरुआती बोली। पृथ्वी वर्ग के युद्ध कौशल को ज्यादा परिचय की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ पृथ्वी वर्ग का परिचय ही काफी था। 30 मिलियन रुद्रा की बोली उसके निजी कमरे से आई थी। यह पहली बार था जब रुद्रा ने स्वर्ण कवच के बाद से प्रतियोगिता में भाग लिया था। इसके अलावा उन्होंने तुरंत कीमत में 10 मिलियन की बढ़ोतरी कर दी। इस तरह का पैसा खर्च करने का तरीका काफी चौंकाने वाला था। हालांकि राघव उस युद्ध कौशल से आकर्षित था, लेकिन वह जानता था कि उसके लिए इसे प्राप्त करना असंभव था। रुद्रा की 30 मिलियन की बोली कुछ भी नहीं थी, यह तो बस शुरुआत थी। 50 मिलियन। एक दूसरे निजी कमरे से एक वृद्ध व्यक्ति की आवाज आई। उस कमरे में मौजूद अतिथि ने कभी भी खुद को भीड़ के सामने नहीं दिखाया था, इसलिए किसी को नहीं पता था कि अंदर कौन है। राघव को एहसास हुआ कि बूढ़ा आदमी शायद उस युद्ध कौशल के लिए यहां आया था। शायद अब नीलामी में भाग लेने वाले सभी छिपे हुए बाघों के लिए खुद को प्रकट करने और प्रतिस्पर्धा करने का समय था। 60 करोड़। इस बार आवाज बहुत तीखी और सुनने में असहज थी, जैसे धातु के धातु से टकराने की आवाज। यह भीड़ के कोने में खड़े एक दाढ़ी वाले अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज थी। 80 मिलियन। इस बार यह राजेश की कोमल स्त्री आवाज थी। अब भीड़ एकदम शांत थी। रुद्रा, रहस्यमयी बुजुर्ग, दाढ़ी वाले आदमी और राजेश के अलावा किसी और के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे इतनी ऊंची कीमत पर मुकाबला कर सकें। 100 मिलियन। रुद्रा ने एक गहरी सांस ली और यह कीमत चिल्लाकर बताई। राघव ने प्रशंसा में आह भरी। हुआयुन मंडप में वाकई बहुत ज्यादा धन संपत्ति थी। सिर्फ एक कॉपी किया हुआ हस्तलिखित अर्थ क्लास बैटल स्किल 100 मिलियन से ज्यादा में बेचा जा सकता था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वे इसे अनगिनत बार कॉपी कर सकते थे और अलग अलग जगहों पर बार बार नीलाम कर सकते थे। जो लोग अंत में इसे हासिल करने में कामयाब हो जाते थे, वे सभी इसे बहुत गहराई में छिपा देते थे ताकि कोई और इसे उनसे न छीन सके। शायद वे इसके बारे में जानने वाले किसी भी व्यक्ति को मार भी देते। इससे राघव को हुआयुन मंडप के गुप्त समर्थन की पहचान में और अधिक दिलचस्पी हो गई। उस समर्थन की उत्पत्ति चाहे जो भी रही हो, इसने उन्हें लालच में दूसरों के हमले के डर के बिना इतनी कीमती वस्तु को बाहर निकालने की अनुमति दी। रुद्रा की 100 मिलियन की बोली चौंकाने वाली हो सकती है, लेकिन इसका तुरंत पालन किया गया। 11 करोड़। इस बार यह निजी कमरे में रहस्यमय बुजुर्ग था। यह देखते हुए कि उसने इस बिंदु तक खुद को दिखाने से इनकार कर दिया था, ऐसा लग रहा था कि वह आसानी से इस युद्ध कौशल को प्राप्त करने से नहीं चूकेगा। 13 करोड़। वह दाढ़ी वाला आदमी भी कमजोर नहीं दिखना चाहता था। नीलामी के मौजूदा समय को देखते हुए केवल 10 मिलियन की वृद्धि वाली बोलियां ही कुछ मायने रखती थीं। बाकी भीड़ पूरी तरह से चुप थी। पूरे कमरे में सिर्फ खगोलीय बोलियां गूंज रही थीं। 1 करोड़ 50 लाख, 16 करोड़, 18 करोड़। इतनी बड़ी संख्या वास्तव में एक व्यक्ति की मानसिक दृढ़ता का परीक्षण करती है। हालांकि यह उनका पैसा नहीं था, लेकिन जब रघु और अन्य लोगों ने उन्हें सुना तो उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। रुद्रा के माथे से पसीना टपक रहा था। वह एक
गुप्त बैक चैनल से यह जानने में कामयाब रहा था कि इस बार की नीलामी में पृथ्वी वर्ग की युद्ध कौशल होगी। इस प्रकार उसने अपनी क्रेडिट सीमा बढ़ाने के लिए अपने पास मौजूद सारा पैसा ला दिया था, लेकिन कुल मिलाकर उसके पास केवल 200 मिलियन ही थे। चूंकि कीमत पहले से ही 180 मिलियन थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि उसके 200 मिलियन पर्याप्त नहीं होंगे। आरवी, तुम्हारे पास और कितना श्रेय है? उसने आरवी से पूछा। अपने क्रिस्टल कार्ड को देखते हुए उसने जवाब दिया, मेरे पास अभी भी 360 मिलियन हैं। रुद्रा बहुत खुश थी। अच्छी बहन, तुम्हारे भाई का पैसा जल्दी ही खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ पैसे उधार दो और जब हम आर्यद्वीप वापस आएंगे तो मैं उसे लौटा दूंगी। आरवी ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, मैं इसे आपको उधार दे सकता हूं, लेकिन आपको थोड़े समय के भीतर राघव का सिर मुझे सौंपना होगा। रुद्रा को तुरंत अजीब लगा। मनोज वहीं था। क्राउन प्रिंस के सामने हत्या के बारे में बात करना निश्चित रूप से ज्यादती थी। बैची, हम वापस आने पर इस बारे में बात करेंगे। नहीं, अगर तुम मुझसे वादा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कोई पैसा उधार नहीं दूंगा, आरवी ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपने बड़े भाई को कोई चेहरा नहीं दिखाया। मनोज ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह राघव नापसंद करने लायक है और इस मामले में आप जल्द ही मेरी छोटी बहन के पति बन जाएंगे, इसीलिए मैं अब आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। मनोज की ऐसी बात सुनकर रुद्रा को बहुत सहजता महसूस हुई और उसने मनोज की ओर अपनी मुट्ठियां भींच लीं। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जीजाजी। ठीक है आरवी, मैं तुमसे वादा करता हूं, मुझे अपना क्रिस्टल कार्ड दो। तभी उसने उसे अपना क्रिस्टल कार्ड थमा दिया। उसके क्रिस्टल कार्ड पर एक लाइन खींचकर आरवी की क्रेडिट लिमिट उसके कार्ड पर ट्रांसफर कर दी गई। अब उसके पास 500 मिलियन से ज्यादा का क्रेडिट था। 30 करोड़। यह देखकर कि कीमत लगातार बढ़ रही है, रुद्रा ने सीधे तौर पर कीमत बहुत अधिक बढ़ा दी ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि यह उसके लिए एक जरूरी वस्तु है और उम्मीद है कि इससे उसके प्रतिस्पर्धी डर जाएंगे। उस उच्च कीमत के बाद अन्य लोग कुछ हद तक चुप हो गए। हालांकि एक पृथ्वी वर्ग युद्ध कौशल अत्यंत दुर्लभ था, फिर भी यह पैसे से खरीदी जा सकने वाली चीज थी। इसके अलावा एक की कीमत 300 मिलियन से बहुत कम थी। आखिरकार बेचे जाने वाले ज्यादातर अर्थ क्लास बैटल स्किल्स सेकेंड हैंड कॉपी थे। हुआयून मंडप द्वारा नीलाम किया गया यह पृथ्वी वर्ग युद्ध कौशल ऐसा था जो इस क्षेत्र में मौजूद नहीं था। यही कारण था कि इसकी कीमत इतनी अधिक थी, लेकिन 300 मिलियन की कीमत वाकई डराने वाली थी। आखिरकार अगर आपके पास पर्याप्त सोना है तो आप कहीं दूर की यात्रा कर सकते हैं और फिर आप बहुत कम कीमत पर पृथ्वी वर्ग के युद्ध कौशल खरीद पाएंगे। अब रहस्यमय बुजुर्ग, दाढ़ी वाला आदमी और राजेश सभी झिझक रहे थे। राजकुमार रुद्रा ने 300 मिलियन की बोली लगाई। क्या कोई उच्च बोली है? 300 मिलियन एक बार जा रहे हैं, 300 मिलियन 2 बार जा रहे हैं। सरोजनी की आवाज थोड़ी उत्साहित थी क्योंकि उसने समय गिनना शुरू कर दिया था। इस नीलामी से होने वाला मुनाफा पहले ही उसकी उम्मीदों से ज्यादा हो चुका था। यह खास तौर पर इस अर्थ क्लास बैटल स्किल के मामले में था। 300 मिलियन की बोली उसके लिए बेहद रोमांचक थी। इस युद्ध कौशल के लिए अधिकतम कीमत 300 मिलियन होनी चाहिए। इस प्रकार उसने उल्टी गिनती शुरू करने का निर्णय लिया। 40 करोड़। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि अचानक एक सुस्त आवाज गूंजेगी। वह आवाज बहुत ही कम उम्र की थी। यह राघव की आवाज थी। पूरी भीड़ अचंभित थी और यहां तक कि सरोजिनी भी हैरान था। अभी वह कुछ प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाई थी कि उसके कान की छोटी सी बाली हिल गई। वह तुरंत संभल गई और मुस्कुराई। वह कमीना। रुद्रा गुस्से से भर गया। जैसे ही वह पृथ्वी वर्ग युद्ध कौशल प्राप्त करने वाला था, राघव ने अचानक हस्तक्षेप किया। राघव, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे कमीने के पास इतना पैसा है। तुम बस मुसीबत ढूंढ रहे हो। रुद्रा ने गुस्से से चिल्लाया। बेवकूफ, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं होते तो क्या मैं बोली लगाता? मत भूलो, यह मास्टर एक पिल अप्रेंटिस है।
राघव ने जवाब दिया। वास्तव में राघव लगातार अपने आसपास की चीजों पर नजर रखने के लिए अपनी दिव्य इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहा था। उनके 2 निजी कमरे एक दूसरे से सिर्फ कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर थे। हालांकि वे क्या कह रहे थे यह सुनने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन उनके होठों की जांच करके वह यह पता लगाने में सक्षम था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। यह देखकर कि रुद्रा इस पृथ्वी श्रेणी के युद्ध कौशल को एक आवश्यक वस्तु के रूप में मानता है, उसने ऊंची बोली लगाने का निर्णय लिया। हालांकि वह बाहर से तो सहज दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह अभी भी बहुत घबराया हुआ था। अगर उसने रुद्रा को डरा दिया तो उसे ही अंतिम बिल चुकाना पड़ेगा। 400 मिलियन ऐसी चीज थी जिसे एक साधारण पिल अप्रेंटिस वापस नहीं कर पाएगा, भले ही वह अपनी पूरी जिंदगी रिफाइनिंग में लगा दे। लेकिन यह याद करते हुए कि कैसे आरवी ने उसके साथ हस्तक्षेप किया था और उसे स्टारफ्यूजिंग ग्रास प्राप्त करने के लिए 20 मिलियन का भुगतान करने के लिए मजबूर किया था, उसके लिए बदला लिए बिना इसे जाने देना निराशाजनक होगा। 500 मिलियन! अगर हिम्मत है तो फिर से बोली लगाने की कोशिश करो, रुद्रा ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा। वह गुस्से से पागल होने वाला था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि राघव ने इतना पैसा कैसे हासिल किया। लेकिन हुआयुन मंडप के नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने क्रिस्टल कार्ड की सीमा से अधिक बोली लगाता है तो उसे उपद्रवी माना जाएगा और नीलामी से बाहर निकाल दिया जाएगा। यह देखकर कि राघव के बोली लगाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, उसका एकमात्र निष्कर्ष यह था कि राघव के पास वास्तव में इतना पैसा था। रुद्रा की क्रोधित दहाड़ पूरे कमरे में जानवर की चीख की तरह गूंज उठी, जिससे लोगों के कान के पर्दे हिल गए। इतना उत्साहित मत होइए, मेरे कार्ड में सिर्फ थोड़ा सा बचा था। अगर आपने सिर्फ 10,000 जोड़ दिए होते तो आप जीत जाते। मैं शायद ही कभी किसी की प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से राजकुमार रुद्रा की प्रशंसा करता हूं। 100 मिलियन को सिर्फ 10,000 के रूप में इस्तेमाल करना, आप वाकई कमाल के हैं। राघव की आवाज प्रशंसा से भरी थी, लेकिन रुद्रा के कानों में यह सबसे दुर्भावनापूर्ण ताना में बदल गया। आप! इस तीव्र क्रोध के कारण रुद्रा को अचानक खून की उल्टी होने लगी। उसके निजी कमरे से चौंक कर रोने की आवाजें आने लगीं। भीड़ का चेहरा अब कुछ अजीब सा हो गया था। एक पल के लिए तो किसी को समझ ही नहीं आया कि राघव सच बोल रहा था या फिर उसने जानबूझकर रुद्रा को भड़काया था। चूंकि कोई और बोली नहीं लगा रहा है, इसलिए बधाई हो राजकुमार रुद्रा, पृथ्वी वर्ग युद्ध कौशल आपका है। सरोजिनी ने उल्टी गिनती छोड़ दी, क्योंकि वह निश्चित थी कि कोई भी रुद्रा जितना मूर्ख नहीं होगा। यह देखकर कि पृथ्वी वर्ग युद्ध कौशल पहले ही नीलाम हो चुका है, सभी लोग उठकर जाने की तैयारी करने लगे। लेकिन ठीक इसी समय सरोजिनी की आकर्षक हंसी गूंज उठी। अतीत में नीलामी पृथ्वी वर्ग युद्ध कौशल के साथ समाप्त होती थी, लेकिन इस वर्ष हमारे पास अंत के लिए एक और भी असामान्य वस्तु है। सभी लोग चौंक गए। पृथ्वी वर्ग के युद्ध कौशल से ज्यादा कीमती क्या हो सकता है? वे सभी जल्दी से वापस बैठ गए और मंच को ध्यान से देखने लगे। राघव मुस्कुराया। हे, एक अच्छा शो शुरू होने वाला था। सरोजिनी ने अपना हथौड़ा पटका। उसके पीछे का लाल पर्दा धीरे धीरे खुला और एक जेड मंच दिखाई दिया। वह जेड प्लेटफॉर्म बहुत चमक रहा था। वास्तव में वह अत्यंत दुर्लभ लैंटियन जेड से बना था। फीनिक्स क्राई साम्राज्य में लैंटियन जेड असाधारण रूप से दुर्लभ था। केवल अत्यंत उच्च स्थिति वाले लोग ही अपनी भव्यता को प्रदर्शित करने के लिए लैंटियन जेड को सहायक वस्तु के रूप में पहन सकते थे। लेकिन अब उन्होंने देखा कि इससे एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अकेले उस प्लेटफॉर्म की कीमत ही लाखों में होगी। उस उत्तम सफेद जेड टेबल के ऊपर एक सुनहरा कढ़ाईदार केस रखा था, जिसने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। राघव उनकी शानदार कार्यप्रणाली पर प्रशंसा महसूस किए बिना नहीं रह सका। हुआयुन मंडप ने वास्तव में एक ही वस्तु को दिखाने के लिए लाखों की कीमत वाली मेज का इस्तेमाल किया। अगर उसे पहले इस बारे में पता नहीं होता तो वह भी बेहद उत्सुक होता। कोई आश्चर्य नहीं कि प्रवीण उस समय इतना आश्वस्त था जब उसने राघव से कहा था कि मंडप अंतिम कीमत पर 50% कमीशन लेगा।
ऐसा लग रहा था कि उन्हें वास्तव में इतनी राशि मांगने का आत्मविश्वास था। उन्होंने तुरंत ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सबका ध्यान पूरी तरह से उस सुनहरे केस पर था। सरोजनी मुस्कुराया और धीरे से उनकी आंखों के सामने केस खोला और अंदर से कुछ छोटी सी चीज निकाली। लेकिन जब लोगों ने देखा कि यह तो पहले केस के अंदर एक और छोटा केस है, तो उनके मुंह से खून निकलने लगा। क्या इस आशंका का कोई मतलब था? उसने सावधानी से वह छोटा सा डिब्बा निकाला। एक नौकरानी जल्दी से आगे आई और उसे बर्फ सफेद दस्ताना दिया। दस्ताने पहनकर सरोजिनी ने सावधानी से छोटा डिब्बा खोला। उसकी सतर्कता के कारण सभी की सांस रुक गई और वहां इतनी शांति थी कि सुई की आवाज भी सुनी जा सकती थी। जैसे ही छोटा बक्सा खोला गया, उसमें से हल्की हवा निकली। केस खुलने के बाद पूरे हॉल में दीवारों पर प्रक्षेपण दिखाई दिए। सभी दीवारें सरोजनी के हाथ के वास्तविक प्रक्षेपण बन गईं। उन प्रक्षेपणों के जरिए लोग साफ तौर पर देख सकते थे कि उस छोटे से डिब्बे के अंदर एक गोल औषधीय गोली थी। उस गोली के चारों ओर एक फीकी प्राचीन आभा घूम रही थी। जब राघव ने पहली बार यह देखा तो उसे लगा कि यह एक गलती है, लेकिन अपनी दिव्य भावना से प्रेरित होकर वह तुरंत समझ गया कि क्या हो रहा है और उसने प्रशंसा में हुआयुन मंडप के सामने खुद को झुका लिया। यह औषधीय गोली कुछ ऐसी है जिसे साहसी लोगों के एक छोटे समूह ने बड़े खतरे से बचने के बाद एक प्राचीन गुफा में पाया था। लेकिन उस गुफा में कई जाल थे और सिर्फ इस औषधीय गोली के लिए उनके 10 लोगों के समूह को लगभग खत्म कर दिया गया था। उनमें से केवल 2 ही जीवित बच पाए। जहां तक 2 बचे लोगों की बात है, उनमें से एक की कुछ ही समय बाद मौत हो गई। ऐसी दुखद कहानी वाकई दुखद है और हर साहसी व्यक्ति सम्मान का पात्र है। उन्होंने उस बेहद अनजान क्षेत्र की खोज करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। वे सच्चे योद्धा हैं। सरोजनी की आवाज कुछ दबी हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं और आंसू बह रहे थे। राघव चाय पी रहा था जब उसने यह देखा। वह सदमे में लगभग चाय थूकने ही वाला था। क्या उसकी यह हरकत थोड़ी ज्यादा नहीं थी? ये वही दवाई थी जो उसने उन्हें दी थी। बेशक राघव ने उन्हें बार बार चेतावनी दी थी कि वे इस गोली की असली उत्पत्ति के बारे में न बताएं। अगर उन्होंने ऐसा किया तो वह इसे नहीं बेचेगा। और अब ऐसा लग रहा था कि हुआयुन मंडप ने वाकई अपनी बात रखी थी। उन्होंने वास्तव में ऐसी कहानी घड़ी थी और औषधीय गोली की बाहरी परत में कुछ किया था। अब औषधीय गोली बेहद प्राचीन लग रही थी और उनकी तकनीक इतनी सटीक थी कि राघव भी यह नहीं बता पाया कि यह नकली है। हुआयुन मंडप में वास्तव में कई विशेषज्ञ थे। यह औषधीय गोली क्या है? वहां उपस्थित सभी लोग अपने आप में शक्तिशाली व्यक्ति थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें कुछ साहसी लोगों की मृत्यु की परवाह नहीं होगी। वे इस चीज की कीमत और प्रभाव के बारे में जानना चाहते थे। सरोजिनी ने अपनी आंखें पोंछीं। कौन जानता था कि वह वास्तव में रो रही थी या नहीं, लेकिन वह जल्दी से सामान्य हो गई और बोली, यह औषधीय गोली प्राचीन काल की गोली है। एक प्राचीन गोली? वहां मौजूद हर कोई बेहद हैरान था। वे प्राचीन गोलियां जरूरी नहीं कि प्राचीन युग में परिष्कृत औषधीय गोलियां थीं, बल्कि अधिक सटीक रूप से वे प्राचीन काल से चली आ रही गोलियों के फार्मूले से बनी थीं। ऐसी अधिकांश प्राचीन गोलियां पहले ही लुप्त हो चुकी थीं, फिर भी वे कीमियागरों के लिए बेहद आकर्षक थीं। यदि कोई कीमियागर औषधीय गोली का उपयोग गोली के फार्मूले को निकालने के लिए कर सके, तो यह खोई हुई विरासत की एक नई शुरुआत के बराबर होगा और उस कीमियागर का नाम पूरे देश में गूंजेगा। हालांकि यह एक प्राचीन गोली है, लेकिन इसकी आयु निश्चित रूप से 100 साल से अधिक नहीं है। सभी को पता होना चाहिए कि एक औषधीय गोली का प्रभाव और शक्ति तब तक कम नहीं होगी जब तक कि यह 200 साल से कम पुरानी न हो। इसलिए इस औषधीय गोली का प्रभाव अभी भी 100% होगा। सरोजनी ने आगे कहा। सरोजनी, हमें सस्पेंस में मत रखो। हमें औषधीय गोली का नाम बताओ और हमें उसका असर भी बताओ। यह देखकर कि सरोजनी ने अभी भी उन्हें महत्वपूर्ण हिस्सा बताने से इनकार कर दिया, आखिरकार किसी का धैर्य जवाब दे गया। यह देखकर कि सभी पर्याप्त रूप से मोहित हो गए हैं, सरोजनी मुस्कुराए और कहा,
यह औषधीय गोली हमारे मूल्यांकनकर्ता गुरु के पास से गुजरी है। इसका नाम मांस की हड्डी की बहाली की गोली है। अब जब आपने इसका नाम सुना है तो मुझे यकीन है कि सभी को पता होना चाहिए कि इसका क्या प्रभाव है। इसके तुरंत बाद नाराजगी की आहें निकलने लगी। क्या बस इतना सा असर? एक उपचार गोली? क्या यह बहुत साधारण नहीं है? सरोजिनी को उनकी उलझन नजर नहीं आई। उन्होंने आगे कहा, मुझे यकीन है कि हर कोई मेरे हुआयुन मंडप की प्रतिष्ठा को जानता है। हम स्वाभाविक रूप से खुद का मजाक नहीं उड़ाएंगे। अगर यह मांस हड्डी बहाली की गोली वास्तव में मूल्यवान नहीं होती तो हम इसे अंतिम और सबसे कीमती वस्तु के रूप में नहीं लाते। यह सुनकर भीड़ शांत हो गई। वह गलत नहीं थी। हुआयुन मंडप निश्चित रूप से अपने ब्रांड का अनादर नहीं करेगा। तो क्या इसका मतलब यह था कि औषधीय गोली का कोई विशेष उपयोग था? अगर मैं इतना साहसी हो सकता तो मैं औषधीय गोली के प्रभाव को देखने के लिए एक रक्त संक्षेपण विशेषज्ञ को मंच पर आमंत्रित करना चाहता। सरोजिनी ने भीड़ को देखकर मुस्कुराया। मैं जाऊंगा। सरोजिनी का आकर्षण तो जाहिर सी बात है। 30 साल का एक आदमी तुरंत आगे आ गया। सभी को यह अजीब लगा। हुआयुन मंडप की पिछली सभी नीलामी में ऐसा लगा कि यह पहली बार था जब किसी को नीलामी मंच पर आमंत्रित किया गया था। वह आदमी स्टेज पर चला गया। सरोजिनी के साथ उसकी निकटता और उसकी छाती के खुलेपन के कारण वह उसे घूरने से खुद को नहीं रोक सका। सरोजिनी ने हल्के से मुस्कुराकर इस बात की परवाह नहीं की। उसने मजाकिया अंदाज में पूछा, क्या मास्टर दर्द से डरते हैं? अरे मजाक मत करो। मैं रोहित इतने सालों से जमीन पर घूमता रहा हूं। मुझसे यह पूछना अपमानजनक है। वह आदमी अब थोड़ा उदास था। राघव अपने निजी कमरे में इस पर हंसे। रोहित? उसका नाम वास्तव में उपयुक्त था क्योंकि एक त्रासदी उसके साथ घटने वाली थी। उस स्थिति में सरोजिनी पहले ही माफी मांग लेगा। अचानक एक ठंडी रोशनी चमकी। सरोजिनी के हाथ में एक तलवार दिखाई दी और उसने प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसे बहुत तेजी से काट दिया। सभी की हैरान आंखों के सामने खून फैल गया। रोहित का हाथ कोहनी से सरोजिनी ने काट दिया था। आप? उस आदमी को अपना बचाव करने का भी समय नहीं मिला था। उसका एक हाथ कटा हुआ था और वह गुस्से में कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक तलवार उसके गले पर रख दी गई और उसे काट दिया गया। हर कोई पूरी तरह से हैरान था। सरोजिनी हमेशा से ही इतनी कमजोर और नाजुक हरकतें करती रही थीं, और फिर भी उसका हमला अभी अभी असाधारण रूप से सहज था। वह निश्चित रूप से एक विशेषज्ञ थी। सर ने पहले ही कहा है कि उन्हें दर्द से डर नहीं लगता। यह लो। सरोजिनी ने उसे मांस की हड्डी ठीक करने वाली गोली थमा दी। रोहित बुरी तरह डर गया। उसने बिना सोचे समझे गोली निगल ली। क्या? जैसे ही उसने उसे निगला, चौंक कर चीखें निकलने लगीं। लगभग सभी लोग उसे बेहतर तरीके से देखने के लिए खड़े हो गए। तभी रोहित को एहसास हुआ कि कुछ हो रहा है। अपनी बांह को देखते हुए वह यह देखकर हैरान रह गया कि वह चमत्कारिक रूप से वापस बढ़ रही है। अगर बत्ती जलाने में जितना समय लगता है, उतने समय में ही उसका हाथ पूरी तरह से वापस उग आया। अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए वह यह देखकर हैरान रह गया कि वह पूरी तरह से ठीक है और उसे किसी तरह की अपरिचितता का एहसास भी नहीं हो रहा है। वह पूरी तरह से सदमे में था। अगर खून से सना मंच और जमीन पर पड़ा उसका कटा हुआ हाथ न होता तो उसे लगता कि उसे भ्रम हो रहा है। अरे, तुम इतनी कीमती औषधीय गोली को ऐसे कैसे बर्बाद कर सकते हो? एक बूढ़ा आदमी गुस्से से हाँफता हुआ खड़ा हो गया था। सरोजिनी को कोसते हुए उसकी आंखें लगभग आग उगल रही थीं। दूसरे लोग भी उससे सहमत थे। वह औषधीय गोली वस्तुतः एक दिव्य गोली थी। उसका इस तरह गायब हो जाना सभी को क्रोधित कर रहा था। सरोजिनी, क्या आप हमारे साथ खेलने की कोशिश कर रही हैं? हमें स्पष्टीकरण दीजिए। कुछ लोग अपना गुस्सा रोक नहीं पाए। रोहित के लिए वह बेसुध होकर अपनी सीट पर वापस लौट आया। अभी भी उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ था। कभी कभी वह अपना हाथ बार बार रगड़ता था। सरोजिनी ने क्रोधित भीड़ को देखा और मुस्कुराई। यह परिणाम उसकी उम्मीद से भी बेहतर था। सभी लोग कृपया शांत हो जाएं।
मैं फिर से कहना चाहता हूं, मेरा हुआयुन मंडप हमारी प्रतिष्ठा के साथ मजाक नहीं करेगा। उसने हथौड़ा पटकते हुए भीड़ में मौजूद सभी लोगों को तुरंत शांत कर दिया। दरअसल ऐसा उसके हथौड़ा पटकने की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि इसलिए हुआ था क्योंकि सरोजिनी के पीछे एक नौकरानी कढ़ाई वाला केस लेकर आ गई थी। सबको कुल मिलाकर हमारे पास 2 ऐसी मांस हड्डी बहाली गोलियां थीं, लेकिन सभी को पता होना चाहिए कि ऐसा चौंकाने वाला प्रभाव कुछ ऐसा है जिस पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा। भले ही मैंने आपको बताया हो, इसलिए मैं केवल आपको दिखा सकता हूं। कृपया मुझे माफ करें। यह स्पष्टीकरण सुनने के बाद भीड़ थोड़ी शांत हो गई। यह सच था। अगर उन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा होता तो कोई भी यह विश्वास नहीं करता कि इस दुनिया में ऐसी चमत्कारी औषधीय गोली है। इसके प्रभाव को व्यक्तिगत रूप से देखने के बाद भी अभी भी कई लोग थे जो अपनी आंखों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं कर पाए। कई लोग रोहित के पास भी गए ताकि उसकी बांह की जांच कर सकें, लेकिन वह बांह स्पष्ट रूप से एक नई बांह थी जो पुनर्जीवित हो गई थी। ये किसी भी तरह से नकली नहीं थी। इसके अलावा हुआयुन पैवेलियन की प्रतिष्ठा के कारण उनके लिए नकली दवा बेचने जैसा कुछ करना संभव नहीं था, लेकिन वह गोली बहुत ही चौंकाने वाली थी। लोगों को इसके बारे में सावधान रहना था। राघव ने सिर हिलाया। इन चालाक बेईमान व्यापारियों ने वास्तव में अपनी कला में महारत हासिल कर ली थी। सरोजिनी ने डिब्बा खोला जिसमें मांस हड्डी पुनर्स्थापन गोली निकली, जो बिल्कुल पिछली गोली के समान थी। मांस की हड्डी को फिर से स्वस्थ करने वाली गोली, दूसरी श्रेणी की औषधीय गोली। मैं इसके प्रभाव के बारे में और कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि यह औषधीय गोली केवल रक्त संघनन क्षेत्र और उससे नीचे के क्षेत्रों में ही प्रभावी है। हमारे पास मूल रूप से 2 गोलियां थीं, लेकिन अब सभी को इसका प्रभाव दिखाने के बाद यह आखिरी गोली पूरी तरह से अनूठी है। शुरुआती बोली 100 मिलियन। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, भारी हंगामा मच गया। 200 मिलियन। रक्त संघनन विशेषज्ञ ने सबसे पहले बोली लगाई। बोली इतनी भयंकर होने के कारण उसे आज कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण अंतिम कीमतें पहले ही उनके बाजार मूल्य से अधिक हो चुकी थीं। इस प्रकार उसने कुछ भी खर्च नहीं किया था, जो अब उसका सबसे बड़ा लाभ था। 300 मिलियन। कोने में खड़े एक सफेद बालों वाले बूढ़े आदमी की आवाज आई। उस बूढ़े आदमी ने पूरे समय कभी बोली नहीं लगाई थी, लेकिन जैसे ही उसने बात की, सभी ने उसे तुरंत पहचान लिया। क्या यह तुओजी साम्राज्य का ग्रैंड मास्टर कीमियागर राकेश नहीं है? यद्यपि तुओजी साम्राज्य फीनिक्स क्राई साम्राज्य जितना बड़ा नहीं था और इसमें कोई कीमियागर संघ नहीं था, फिर भी इसका अपना कीमिया हॉल था। अगर किसी देश के पास औषधीय गोलियों या सैन्य हथियारों का सहारा नहीं है तो वह अंततः नष्ट हो जाएगा, और सैन्य हथियार दूसरे स्थान पर आते हैं। आखिरकार लोहे की कभी कमी नहीं होती। हालांकि औषधीय गोलियों की कमी तो नहीं ही हो सकती। वह कीमियागर राकेश मूलतः तुओजी साम्राज्य का स्वामी था। उसका दर्जा उनके सम्राट से भी बड़ा था। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक कीमियागर के समर्थन के बिना तुओजी साम्राज्य जल्द ही या बाद में बड़े पड़ोसियों में से एक द्वारा निगल लिया जाएगा। यही कारण था कि जैसे ही राकेश ने बोली लगाई, बहुत से लोग डर गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सम्राट के बराबर था। उसके पास अविश्वसनीय वित्तीय संसाधन थे। उसने पहले कभी बोली नहीं लगाई थी क्योंकि उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था जिसमें उसकी रुचि हो। उसके जैसा व्यक्ति आसानी से कोई कदम नहीं उठाता, लेकिन एक बार उसने ऐसा किया तो जीत पक्की हो गई। एक साधारण द्वितीय श्रेणी की मध्यम श्रेणी की दवाई की गोली आमतौर पर 3 से 4 लाख में बिकती थी, लेकिन अब इसकी कीमत 1000 गुना बढ़ गई थी, जिसका मतलब था कि अब केवल कुछ ही लोग इसमें भाग ले सकते थे। ऐसा खजाना सिर्फ किस्मत से ही मिल सकता था। अगर किसी की लड़ाई के दौरान एक हाथ कट जाए तो उसकी लड़ने की क्षमता में निश्चित रूप से तेजी से गिरावट आएगी और अंततः वह मारा जाएगा। लेकिन मांस हड्डी बहाली की गोली एक जीवन रक्षक खजाने के बराबर थी। रुद्रा और आरवी को बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने ज्यादा पैसे तैयार नहीं किए थे और वे केवल यह देख सकते थे
कि यह खजाना किसी और ने खरीद लिया है। 400 मिलियन! राजेश की विशिष्ट आवाज गूंजी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह भी भाग लेंगे। 50 करोड़! राकेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत ऊंची बोली लगा दी। यह उनका आत्मविश्वास था। हालांकि राजेश एक कुलीन व्यक्ति थे, लेकिन उनके वित्तीय संसाधन राकेश जितने समृद्ध नहीं थे, जो एक साम्राज्य को नियंत्रित करते थे। पूरी भीड़ यह देखकर दंग रह गई कि एक मामूली मध्यम श्रेणी की दूसरी श्रेणी की औषधीय गोली वास्तव में पृथ्वी श्रेणी के युद्ध कौशल के समान मूल्य पर बेची जा रही थी। राघव को भी लगा कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया ने कई गोलियों के फार्मूले खो दिए हैं। उसकी वैद्यराज यादों में मौजूद वे प्राचीन गोलियों के फार्मूले एक अंतहीन खजाने के बराबर थे। लेकिन उसे थोड़ी चिंता भी हुई। सिर्फ एक मांस हड्डी बहाली की गोली से इतना हंगामा हो सकता है। अगर दूसरों को पता चल जाए कि यह दवाई उसी ने दी है, तो यह निश्चित रूप से खतरनाक होगा। शायद इस बार वह बहुत ज्यादा लापरवाह हो गया था, लेकिन चूंकि यह पहले से ही ऐसा था, इसलिए पछताना बेकार था। अब वह केवल यह आशा कर सकता था कि हुआयुन मंडप की प्रतिष्ठा इस रहस्य की रक्षा करेगी। राकेश द्वारा 500 मिलियन की बोली लगाने के बाद पूरी भीड़ चुप हो गई थी। यहां तक कि राजेश भी चुप हो गया था। 500 मिलियन एक ऐसी कीमत थी जिसे वह भी बर्बाद नहीं कर सकता था। अब जब नीलामी इस बिंदु पर पहुंच गई है, तो सरोजिनी को लोगों की भावनाओं की आग को भड़काने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे लोगों में केवल घृणा ही पैदा होगी। यह देखकर कि कोई और बोली नहीं लगा रहा है, सरोजिनी ने उल्टी गिनती शुरू कर दी। अंत में राकेश की ऊंची बोली ने मध्यम श्रेणी की दूसरी श्रेणी की मांस हड्डी बहाली की गोली जीत ली। सब लोग जाने की जल्दी मत करो, शो अभी खत्म नहीं हुआ है। यह देखकर कि हर कोई पहले से ही उठने की तैयारी कर रहा था, सरोजिनी मुस्कुराया और एक अन्य नौकरानी से एक जेड केस प्राप्त किया। सबके चेहरे पर अजीब से भाव थे। इस साल की नीलामी वाकई बहुत रोचक आश्चर्यों से भरी थी। यह अगला खजाना क्या था जो उस गोली से भी ज्यादा कीमती था? जेड बॉक्स खोलते ही सरोजिनी ने एक औषधीय गोली निकाली, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। यह स्पष्ट रूप से पहले वाली फ्लैशबोन रिस्टोरेशन पिल जैसी ही गोली थी। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि यह एक तरह की गोली है? क्या वे जानबूझकर उनके साथ खेल रहे थे? जब राकेश ने वह गोली देखी तो वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि वह गुस्से से आग बबूला हो जाएगा, लेकिन किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि वह सिर्फ एक पल के लिए मूर्खता से उसे देखेगा और फिर हंसेगा। हाँ, अच्छा है, इस बार मैं यूं ही नहीं आया, सरोजिनी ने मुस्कुराते हुए प्रशंसापूर्वक कहा। यह वास्तव में एक कीमियागर ग्रैंडमास्टर होने के योग्य है। आप इसे दूर से ही पहचान सकते हैं। हाँ, यह भी एक मांस की हड्डी बहाली की गोली है। हालांकि यह मध्यम श्रेणी की नहीं है, इसके बजाय यह उच्च श्रेणी की है। क्या? हाँ, यह एक उच्च श्रेणी की प्राचीन गोली है। मध्यम श्रेणी की गोली केवल रक्त संघनन क्षेत्र और उससे नीचे के क्षेत्रों में उपयोगी थी, लेकिन यह कीमती उच्च श्रेणी की गोली टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों के लिए भी प्रभावी है, सरोजिनी ने गंभीरता से समझाया। भीड़ में तूफान आ गया। टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ? यह फीनिक्स क्राई साम्राज्य का चरम था। उच्च श्रेणी की मांस हड्डी बहाली की गोली। शुरुआती बोली 200 मिलियन, 400 मिलियन। सबसे पहले चिल्लाने वाला व्यक्ति वास्तव में राकेश था। इसके अलावा उसने तुरंत बोली की कीमत बढ़ा दी। स्पष्ट रूप से इसे धीरे धीरे नहीं लेना चाहता था, और यह दर्शाता था कि उसे प्राप्त करने के लिए उसका दृढ़ संकल्प था। हर कोई यह देखकर आश्चर्यचकित था कि कीमियागर कितने अमीर थे। 50 करोड़! राकेश के कुछ ही देर बाद राजेश ने बोली लगाई। हर किसी को उन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा देखने की उम्मीद थी। भाई मनोज, क्या आपको लगता है कि राजेश राकेश को हरा सकता है? रुद्रा ने पूछा। इस बार राजेश के लिए औषधीय गोली बहुत जरूरी है। भले ही उसे अपनी पूरी दौलत खर्च करनी पड़े, फिर भी वह बोली लगाएगा, क्राउन प्रिंस ने आह भरते हुए कहा। ऐसा क्यों? रुद्रा थोड़ा हैरान था।
ऐसा नहीं लगता था कि सिर्फ एक औषधीय गोली इतनी ज्यादा पसंद की जा सकती है। भाई रुद्रा को इस बारे में नहीं पता होना चाहिए। 1 दर्जन साल पहले राजेश ने एक प्रतिद्वंद्वी के साथ लड़ाई की और उसे हराने के प्रयास में वह अपनी एक उंगली खो बैठा। उस समय उसने अपने अभिमान के कारण उपचार लेने से इनकार कर दिया। वह उस घटना का उपयोग खुद को और अधिक कठिन साधना करने के लिए प्रेरित करने के लिए करना चाहता था। तो उस बिंदु से आगे उसने पागलपन से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। अंततः टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश किया। लेकिन टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसे एहसास हुआ कि टेंडन परिवर्तन क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए आपको अपने टेंडन को अपने मज्जा से जोड़ने के लिए उन्हें कठोर बनाना होगा। एक उंगली खोने के बाद वह एक टेंडन खो चुका था। इस प्रकार इसका उसकी साधना पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। लेकिन उसकी उंगली बहुत पहले ही कट चुकी थी, इसलिए उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं था। उसने कई साल साम्राज्यों में भटकते हुए बिताए हैं, लेकिन उसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं मिला। पिछली बार उसने राकेश को इसलिए जीतने दिया क्योंकि वह सिर्फ एक मध्यम श्रेणी की मांस हड्डी बहाली की गोली थी। यह सिर्फ रक्त संघनन साधकों के लिए उपयोगी थी। अगर उसने इसका इस्तेमाल किया होता तो इससे उसके ठीक होने की संभावना बहुत कम थी। सिर्फ एक छोटे से मौके पर 500 मिलियन खर्च करना वाकई बहुत ज्यादा था, इसलिए उसने इसे जाने दिया। लेकिन अब यह उच्च श्रेणी की मांस हड्डी बहाली की गोली व्यावहारिक रूप से ईश्वर की देन है, इसलिए मैं व्यावहारिक रूप से गारंटी दे सकता हूं कि वह इसे प्राप्त करेगा। अगर वह राकेश रास्ता देने से इनकार करता है तो हे मनोज ने ठंडी हंसी में कहा और आगे नहीं बोला। लेकिन यह बहुत स्पष्ट था कि अगर राकेश ने चतुराई से काम लेने से इनकार कर दिया तो उसके लिए फीनिक्स क्राई साम्राज्य को छोड़ना बेहद मुश्किल होगा। भले ही वह किसी साम्राज्य का शासक था, लेकिन वह साम्राज्य फीनिक्स क्राई साम्राज्य के बराबर नहीं था। राजेश को अपने खजाने के लिए किसी की हत्या करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। रुद्रा और आरवी ने सिर हिलाया। कीमियागर सभी बहुत घमंडी थे। शायद उन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा इस नीलामी से आगे भी जारी रहेगी। राकेश के चेहरे पर तब बदलाव आया जब उसने राजेश को उसके खिलाफ इतनी जोरदार बोली लगाते देखा। वह जानता था कि राजेश शायद इस गोली को जरूरी मानता होगा, लेकिन उसे हार मानने के लिए राजी करना असंभव था। उच्च श्रेणी की फ्लैश बोन रिस्टोरेशन पिल के साथ उसके लिए संबंधित गोली का फार्मूला पता लगाने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी, और एक बार जब वह गोली का फार्मूला पता लगा लेगा तो उसका नाम आसमान हिला देगा। इसके अलावा कीमियागरों के पास पैसे की कमी नहीं थी। बेशक इसमें शुरुआती लोग शामिल नहीं थे जो अपनी शोधन कला में इतने असफल हो गए कि वे अक्सर खुद दिवालिया हो गए। जैसे ही राकेश फिर से बोली लगाने वाला था, राजेश की मधुर आवाज गूंजी, ग्रैंड मास्टर राकेश, ये औषधीय गोली मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया मुझे दे दीजिए। मैं इसे प्राप्त करने के बाद ग्रैंड मास्टर को इसका अध्ययन करने के लिए कई दिन भी दे सकता हूँ। सिर्फ एक छोटी सी औषधीय गोली के लिए हमारे 2 साम्राज्यों के रिश्ते को नुकसान पहुंचाना वास्तव में बुद्धिमानी नहीं है। ये देखकर भीड़ सचमुच चकित हो गई। राजेश राकेश को हार मानने के लिए मजबूर करने के लिए गाजर और छड़ी दोनों का इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह औषधीय गोली वास्तव में उसके लिए असाधारण रूप से महत्वपूर्ण थी। सरोजिनी का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया। यह कदम स्पष्ट रूप से नीलामी को बाधित कर रहा था, लेकिन राजेश और राकेश दोनों ही उच्च दर्जे के थे और उनके ग्राहक थे। यदि वह इन दोनों को फटकार लगाती तो न केवल कुछ भी नहीं बदलता, बल्कि उनके प्रतिस्पर्धा जारी रखने की संभावनाएं भी खत्म हो जाती। इसके अलावा उन दोनों को दंडित करने से निश्चित रूप से हुआयुन मंडप की प्रतिष्ठा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरोजिनी को राजेश की उस स्त्री जैसी आवाज से नफरत होने लगी। राजेश मजाक कर रहा होगा। यह बूढ़ा आदमी प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास और पैसे नहीं हैं। राकेश हल्के से हंसा। निष्कर्ष एक उबाऊ निराशा थी। आखिर राकेश किस तरह का व्यक्ति था? अब और पैसे नहीं? यह स्पष्ट रूप से राजेश को मुंह दिखाने और एक अजीब स्थिति से बाहर निकलने का उसका तरीका था।
हालांकि सरोजिनी बहुत क्रोधित थी, फिर भी उसके चेहरे पर उसकी वही शानदार मुस्कान बनी हुई थी। अब जबकि नीलामी समाप्ति के करीब थी, वह कोई बड़ा हंगामा नहीं करना चाहती थी। मास्टर राजेश ने 500 मिलियन की बोली लगाई है। क्या कोई उच्चतर बोली है? एक बार में 500 मिलियन। 500 मिलियन 2 बार जा रहे हैं। 500 मिलियन जा रहे हैं। राजेश अपने निजी कमरे में आराम कर चुका था। सरोजिनी की आवाज में बेबसी सुनकर वह ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। इस तरह की भावना में लिप्त होना उसे सबसे ज्यादा पसंद था। लेकिन एक सुस्त आवाज ने उसके चेहरे के भाव को तुरंत बदल दिया। यहां तक कि उसके हाथ में रखी चाय भी गिर गई। 600 मिलियन, 600 मिलियन। वह आवाज बहुत ही युवा और आलसी थी। हर कोई अपना सिर घुमाकर उस निजी कमरे की ओर देखने लगा जहां से वह आवाज आई थी। जब उन्होंने देखा कि यह राघव का निजी कमरा था, तो कई लोगों के चेहरे पर अजीब भाव उभर आए। जब राघव स्टारफ्यूजिंग ग्रास हासिल करने वाला था, तब राजेश ने जानबूझकर कुछ ऐसी बातें कही थीं जिससे आरवी उससे लड़ने के लिए उकसाया था। अब राघव की बातों से ऐसा लग रहा था कि वह बदला लेना चाहता था। अंदर कई लोग राघव की तारीफ कर रहे थे। पूरे फेनिक्स क्राई साम्राज्य में ऐसे बहुत कम लोग थे जो राजेश से मुकाबला करने की हिम्मत कर पाते। राजेश का चेहरा काला पड़ गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राघव, जो इतने समय से चुप था, अचानक उसके साथ मुसीबत मोल लेने का मौका लेगा। 700 मिलियन। लेकिन इस समय वह डर नहीं सकता था। वह औषधीय गोली ऐसी चीज थी जिसे उसे हर हाल में हासिल करना था, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। अन्यथा उसकी हैसियत को देखते हुए ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह राकेश से विनती करने के लिए अपना चेहरा मोटा कर लेता। यह औषधीय गोली उसके लिए बस इतनी ही महत्वपूर्ण थी। राघव के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान उभरी। अब वह राजेश से बदला ले सकता था जो उसने उसके साथ कुछ समय पहले किया था। वह अंदर से तरोताजा और उज्जवल महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। वह हमेशा रुद्रा के निजी कमरे पर ध्यान देने के लिए दिव्य इंद्रियों का उपयोग करता रहा था। उनसे यह जानने के बाद कि राजेश इस मांस की हड्डी की बहाली की गोली को एक जरूरी चीज मानता है, अगर वह कुछ बदला लेने नहीं जाता तो वह राघव नहीं होता। हालांकि वह जानता था कि राजेश को नाराज करना नासमझी होगी, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं की। सबसे पहले वह अपने गुस्से को कुछ हद तक कम करना चाहता था। उसे यकीन नहीं था कि राजेश उसके खिलाफ इस तरह की बात पर हद से आगे बढ़ जाएगा। अपने पीछे अल्केमिस्ट गिल्ड के समर्थन के साथ उसे राजेश को भड़काने का आत्मविश्वास था। 800 मिलियन। हुआयुन मंडप ने उसकी ऊंची बोली के बावजूद उसे कोई चेतावनी नहीं दी। सरोजिनी वास्तव में अंदर से उत्साहित थी, हालांकि उसने अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह से छिपाया। मास्टर राघव ने 800 मिलियन की बोली लगाई है। क्या कोई उच्च बोली है? यदि नहीं, तो यह उच्च श्रेणी की मांस हड्डी बहाली की गोली उसे सौंप दी जाएगी, सरोजिनी ने घोषणा की। 1 मिनट रुको, मुझे शक है कि राघव के पास वाकई इतना पैसा है। वह बस खोखली बोलियां लगा रहा है। राजेश की स्त्रीवत आवाज में अब क्रोध की झलक थी। हालांकि उसने इसे दबा दिया था, फिर भी लोग उसकी आवाज में क्रोध को सुन सकते थे। क्या राजेश हमारी ईमानदारी पर सवाल उठा रहे हैं? सरोजिनी की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसने गुस्से में कहा, युवा मास्टर राघव ग्रैंड मास्टर संजय के छात्र हैं। फीनिक्स क्राई साम्राज्य में हर कोई यह जानता है। नीलामी से पहले ग्रैंड मास्टर संजय ने अपना सारा श्रेय युवा मास्टर राघव को दे दिया। क्या राजेश अब भी सोचती है कि युवा मास्टर राघव खोखली बोली लगा रहे हैं? सरोजिनी के शब्द बहुत ही कठोर और असभ्य थे। जाहिर है राजेश ने नियम तोड़कर उसे सचमुच नाराज कर दिया था। अब जब उसे मौका मिला है तो वह स्वाभाविक रूप से अपने गुस्से को कुछ हद तक कम कर लेगी। वह एक महिला थी और एक महिला को पता है कि कैसे द्वेष रखना है। एक बार जब आप किसी महिला को नाराज कर देते हैं तो वह फिर कभी नरम और कोमल नहीं रहती। जब सभी को पता चला कि ग्रैंड मास्टर संजय ने अपना श्रेय राघव को दे दिया है तो वे आश्चर्यचकित रह गए। इसका मतलब था
कि राघव को पूरे कीमियागर संघ का सच्चा समर्थन प्राप्त था। इस तरह की गारंटी का मतलब था कि राघव जो चाहे खरीद सकता था। कौन यह कहने की हिम्मत कर सकता था कि उसके पास पैसे नहीं हैं? लेकिन राघव भी हैरान था। उसे इस बारे में कैसे पता नहीं था, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि राजेश की हरकतों से हुआयुन पैवेलियन नाराज हो गया था। वे राजेश के चेहरे पर तमाचा मारने के लिए उसका समर्थन कर रहे थे। राजेश की अभिव्यक्ति अब बेहद बदसूरत थी। अगर सरोजिनी ने जो कहा था वह सच था, तो वह वास्तव में वित्तीय संसाधनों के मामले में राघव के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होगा। 1 अरब। राजेश ने अपना गुस्सा दबा लिया और बोली को पूरे 200 मिलियन तक बढ़ा दिया। 1 बिलियन सोने के सिक्के सिर्फ एक दूसरी श्रेणी की औषधीय गोली खरीदने के लिए। यह निश्चित रूप से अभूतपूर्व था। राजेश की वित्तीय क्षमता के कारण 1 अरब स्वर्ण सिक्के पहले से ही कई वर्षों की बचत के बराबर थे। राघव, क्या आप फिर से बोली नहीं लगाएंगे? यह पहले से ही काफी डरावना है। अभी चुपचाप कांप रहा था। जब राघव ने बोली लगाई थी तो वे सभी पूरी तरह से चौंक गए थे। उसके मुंह का एक छोटा सा हिस्सा 100 मिलियन सोने के बराबर था। भले ही यह उनका पैसा न हो, फिर भी यह आश्चर्यजनक था। लेकिन राघव सिर्फ थोड़ा मुस्कुराया। उसे बहुत संदेह था कि राजेश ने ही उसकी साधना क्षमता चुराई थी। अब उसे बस कुछ ब्याज वापस मिलना था। 1 अरब 500 मिलियन। अभी के समाप्त होते ही राघव ने बोली बढ़ा दी, जिससे अभी लगभग बेहोश होने की स्थिति तक डर गई। राजेश ने अभी अभी एक बार में कीमत 200 मिलियन बढ़ा दी थी, लेकिन अब राघव और भी ज्यादा क्रूर हो गया था। उसने सीधे कीमत ½ बिलियन बढ़ा दी। वह स्पष्ट रूप से राजेश को दबाने के लिए संजय के पैसे का इस्तेमाल कर रहा था। भीड़ पूरी तरह से शांत थी, यहां तक कि राकेश भी हैरान था। वह कीमत बहुत पहले ही उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। हालांकि उसके पास सिर्फ मध्यम दर्जे की फ्लैश बोन रिकवरी पिल थी और यह उच्च दर्जे की पिल से घटिया थी। फिर भी इस बात की बहुत संभावना थी कि वह इसका अध्ययन करके पिल का फॉर्मूला समझ सकता था। इसलिए उसने इस बार भी हार मान ली थी। क्रैक। राजेश के हाथ में चाय का कप कुचल गया था और यहां तक कि उसके शरीर पर छलकने वाली चाय भी उसे बिल्कुल नजर नहीं आई। उसके माथे पर नीली नसें उभर आई थीं। अगर उसे नहीं पता होता कि हुआयुन मंडप के पास एक शक्तिशाली समर्थक है, तो वह पहले ही राघव को मारने के लिए निकल पड़ता। राघव, तुम इस गोली को इतनी बुरी तरह से प्राप्त करना चाहते हो? राजेश ने ठंडे स्वर में पूछा। राघव हंसा। वह बता सकता था कि राजेश ने ये शब्द दांतों से भीगे हुए कहे थे। दूसरे शब्दों में, वह असाधारण रूप से क्रोधित था, शायद उससे भी ज्यादा क्रोधित जितना राघव तब हुआ था जब वह स्टार फ्यूजिंग ग्रास प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। खैर, असल में यह चीज मेरे लिए बहुत बेकार है, राघव ने उदासीनता से कहा। तो फिर तुम जानबूझकर मुझे दुश्मन बना रहे हो? राजेश गुस्से से बोला। आप इसे इस तरह से नहीं कह सकते। मेरे पास इस चीज को पाने की कई वजहें हैं। पहली वजह यह है कि यह एक प्राचीन गोली है। भले ही मुझे इसके लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़े, फिर भी यह इसके लायक है। अगर मैं इसे अपने शिक्षक के पास वापस ले जाऊं तो वे भी मुझे डांटेंगे नहीं, बल्कि वे मेरी तारीफ भी कर सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि तुमने अभी अभी मुझे नाराज कर दिया। मेरा स्वभाव थोड़ा अजीब है। मैं कुछ भी सह सकता हूं, लेकिन मैं इस तरह का नुकसान नहीं सह सकता। कारण संख्या 3 यह है कि आपकी तरह ही मेरे पिता भी इस फीनिक्स क्राई साम्राज्य के 3 महान स्तंभों में से एक है। वह अपने दिन भर सीमा की रक्षा करते हुए, लगातार दुश्मनों से लड़ते हुए, वीरतापूर्ण योगदान पूरा करते हुए बिताते हैं। लेकिन मेरा परिवार कंगाल हो गया, 1 दर्जन नौकर रखने में भी असमर्थ। लेकिन आप राजेश, जो मेरे पिता के समान स्तर पर हैं, जो शाही महल में अपने दिन बिताते हैं, वास्तव में आपके पास इतना पैसा है। तो मैं उत्सुक था कि हमारे बीच कितना अंतर है। सीनियर राजेश कितने अमीर हैं, उनके पास मेरे शर्मा परिवार से कितने गुना ज्यादा पैसा है, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। वहां मौजूद ज्यादातर लोग फेनिक्स क्राई एम्पायर के सदस्य थे। हालांकि राघव ये बातें कहते हुए हंस रहा था,
लेकिन हर कोई उसकी नाराजगी सुन सकता था। तो तुम अंत तक मेरे साथ लड़ना चाहते हो? राजेश ने हल्के से पूछा। जब उसने अपने टूटे हुए चाय के कप की ओर देखा, उसकी आंखों में हत्या का इरादा उभर रहा था। वास्तव में नहीं। शायद अगर आप फिर से कीमत बढ़ा दें तो आप जीत जाएंगे, या शायद अगर कुछ लोग चतुराई से अपनी माफी मांग लें तो मेरा शर्मा परिवार इस पर विचार करेगा और इस प्रतियोगिता से हट जाएगा, राघव ने कहा। हाँ, ठीक है। एक बाघ पिता का वास्तव में एक बाघ बेटा होता है। युवा पीढ़ी वास्तव में पुरानी पीढ़ी से आगे निकल जाती है। मैं आज हार स्वीकार करता हूं। मुझे बेशर्मी से एक आखिरी बोली लगाने की अनुमति दें। 1 अरब 500 1 मिलियन, राजेश ने हंसते हुए कहा। हर कोई हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव वास्तव में राजेश को अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर कर पाएगा। राजेश की हार की स्वीकारोक्ति ने पहले ही सब कुछ कह दिया था। राघव ने हल्के से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि वह पहले ही राजेश की निचली सीमा तक पहुंच चुका था। उसके द्वारा मात्र 1 मिलियन जोड़ने का मतलब स्पष्ट रूप से यह था कि अगर राघव ने फिर से बोली लगाई तो वह हार मान लेगा। लेकिन अगर वह हार मान भी लेता तो वह चरम कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटता। राघव जानता था कि आगे रहते हुए कब हार मान लेनी चाहिए, इसलिए उसने फिर से बोली नहीं बढ़ाई। आज का दिन उनकी जीत के तौर पर गिना जा रहा है। अपने पिता के बराबर के स्तर के विशेषज्ञ को उन्होंने परास्त कर दिया। इसके अलावा इस भव्य आयोजन में उन्होंने अपना कुछ गुस्सा भी बाहर निकाला, लेकिन उसकी असली ताकत अभी भी काफी नहीं थी। वह राजेश को बहुत दूर तक मजबूर नहीं कर सकता था। अन्यथा अगर राजेश वास्तव में क्रोधित होता तो वह उसे एक भी निशान छोड़े बिना गायब कर देता। यहां तक कि कीमियागर संघ भी इसकी जांच नहीं कर पाता, और अगर उन्होंने उस समय जांच भी की तो वह पहले ही मर चुका होगा। इसलिए कोई मतलब नहीं था। बदला लेने के लिए एक बार में एक कदम उठाना होगा। सरोजनी अपनी मुस्कुराती हुई अवस्था में लौट आई थी। यह देखकर कि कोई और प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहा था, उसने उल्टी गिनती शुरू कर दी। अंततः राजेश की इच्छा पूरी हुई और उसे मांस हड्डी पुनर्स्थापन गोली प्राप्त हुई। अचानक कन्फेद्दी की बारिश होने लगी और संगीत बजने लगा। 1 दर्जन रंग बिरंगी युवतियां शान से नाचने लगीं। सरोजिनी ने भाग लेने के लिए सभी को धन्यवाद दिया। इस बार हुआयुन मंडप की नीलामी आखिरकार समाप्त हो गई। मेहमान धीरे धीरे जाने लगे। राघव को कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपने निजी कमरे से बाहर निकलने से पहले तब तक इंतजार किया जब तक कि ज्यादातर भीड़ चली नहीं गई। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी मुलाकात कई लोगों से हुई। वे लोग थे रुद्रा, मनोज और आरवी।